नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। बिहार चुनाव का आज दूसरा फेज है और आज 11 नवंबर है और इस वक्त समय हो रहा है 6:35 और इस वक्त की जो बड़ी रिपोर्ट आ रही है बिहार चुनाव को लेकर के वो वोटिंग परसेंटेज की है कि बिहार चुनाव की पहले फेज में लगभग 64.69% वोटिंग हुए थे और दूसरे फेज में शाम 5 बजे तक की जो गिन वोटिंग परसेंटेज है वो जो है 74.14 इतने परसेंटेज वोट हो चुके हैं। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा, हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं राम बंधु वत्स जी। बहुत 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 स्वागत है सर नव आपका भारत पे। नव भारत पे। जी जी शुक्रिया। हमारे साथ ही अनिकेत झा जी भी हैं। आज काफी चुनावी संग्राम है, तो अनिकेत जी भी यहाँ पे आज हमारे साथ दिल्ली बिहार चुनाव कवर कर रहे हैं। और अनिकेत, क्या लग रहा है कि इतने वोटिंग परसेंटेज जहाँ बढ़े हैं तो कुछ तख्ता पलट होने की शंका लग रही है आपको? देखिए, जाहिर तौर पर जब जब इस तरीके से जब जब ज्यादा वोटिंग, कि आपने जिक्र किया कि पिछली बार जो समीकरण थे, पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज था उसके मुकाबले यहाँ पर प्रतिशत बढ़े हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकेत जरूर है कि कुछ बदलाव की तरफ इशारा हो रहा है। ये तो कह राम बंधु जी ही बताएंगे कि आखिर माजरा क्या है। वोटिंग परसेंटेज इतना ज्यादा, मुझे लग रहा है बिहार चुनाव में अब तक का इतना बड़ा आंकड़ा नहीं था। 70 पार। जी देखिए, बिहार के इतिहास में इस बार सबसे अधिक वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक 67.14% वोटिंग हुई है। ये लगभग अब तक पिछले 75 साल में ये 16% मतदानों में वृद्धि है। सबसे अधिक जो मतदान हुआ है वो कटिहार में 75.23% हुआ है। पूर्णिया में 73.79% वोटिंग हुआ है। यानी जो सीमांचल का प्रदेश है वहां पे मत प्रतिशत सबसे अधिक है। और ये जो मतदान है ये अब तक का जो बिहार है, आजाद बिहार में सर्वाधिक वोट पोलिंग हुई है। इसको डिकोड करने की जरूरत है कि ये इस बार जो सर्वाधिक मतदान हुआ है उसका कारण क्या है, ये कौन मतदाता है। देखिए, हम सभी जानते हैं, आप भी जानते ही होंगे कि इस बार बिहार में एसआईआर हुआ था, जिसको लेकर के विपक्षी पार्टी खासकर राहुल गांधी ने वोट चोरी करने का आरोप लगाया था। एसआईआर में मत सूची में कई नाम छाटे गए थे। लगभग 30-35 लाख नामों की छटनी हुई थी। चुनाव आयोग का कहना है कि ये नाम मृतकों का है या फिर उन लोगों का है जिनका एक जगह से अधिक वोटर लिस्ट में नाम है। तो ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है इसका एक कारण एसआईआर भी है। एसआईआर में मृतकों का नाम छटा है, जिनका एक से अधिक जगहों पे नाम है उन लोगों का छटा है। तो एक ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि इस बार ऐसा महसूस किया जा रहा है कि छठ के बाद जो इलेक्शन हुआ है, बाहर से जो लोग आए हैं अधिक संख्या में, हर बार की तुलना में 2020 की तुलना में इस बार बाहर से आने वाले लोग, वैसे लोगों की संख्या भी कुछ है और वो भी मतदान दिए हैं। खासकर छठ का समय है, छठ के बाद अभी का जो सीजन है वो धान की कटनी का है। तो जो मजदूर वर्ग, जो श्रमिक वर्ग बाहर से आए हैं, उनके लिए छठ के बाद धान की कटनी का काम है। ऐसे में वो लोग भी अपने मतदान का प्रयोग किए हैं। और एक बात और है कि हालांकि ये बिहार में हर बार पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा वोट देती थी। हर बार नहीं, मतलब पिछली बार 2020 में ऐसा हुआ है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं वोट दी हैं। इस बार भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में वोट को लेकर के उत्साह देखा गया है। तो जो मतदान प्रतिशत बढ़े हैं उनमें एसआईआर, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, और दूसरी बात बाहर से आए, यही सब पहलू है जिससे ऐसा लगता है कि इस बार मतदान अधिक हुआ है। जी अच्छा राम बंधु जी, बहुत अच्छा बात आपने बोली कि महिला इस बार वास्तव में डिक्लेयर कर रही है सरकार। सेकेंड फेज का जो इलेक्शन था, आखिर जो केंद्र था इस इलेक्शन का वो सीमांचल की एरिया के 4 जिले थे, जो पूर्णिया जो आता है पूरा एरिया, उसको लेकर के अगर महिलाओं की बात करें तो एक बार थोड़ा सा समझाइएगा कि महिलाएं जो वोट दे रही हैं, 2 कारण हो सकते हैं मुझे जहां तक लग रहा है। एक तो तेजस्वी जी जिस प्रकार से महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी कर रहे हैं, तो क्या वास्तव में ये कोई फैक्टर रहेगा?
देखिए, अब महिलाओं को लेकर के तेजस्वी योजना यादव या जो चल रही राष्ट्रीय है, योजनाएं देखिए जो माई राष्ट्रीय बहन योजना है। जी, जी, राष्ट्रीय जनता दल ने माई बहन योजना की घोषणा की थी कि सरकार बनेंगे तो माई बहन योजना लागू करेंगे। तो महिलाओं को लेकर के आरजेडी की ओर से भी कई वादे हुए हैं, उनके घोषणा पत्र में शामिल है। इधर सरकार भी खासकर जो नीतीश कुमार की सरकार है, वो महिलाओं को लेकर के कई काम 2005 से लेकर के अब तक कर रही है। पहले भी की थी। देखिए कि साइकिल योजना, पोशाक योजना से लेकर के और विधानसभा में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, नौकरियों में रिजर्वेशन, तो कई ऐसी योजनाएं हैं सरकार की ओर से भी। लेकिन एक जो तात्कालिक रूप से जो प्रभावशाली कदम हुआ है सरकार का, वो ये है कि हर महिला को, हर घर में एक महिला को बिजनेस करने के लिए यानी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपया देने की एक योजना चली थी, जिसके तहत 10,000 रुपया सभी महिलाओं के अकाउंट में चला भी गया है। और 2 लाख रुपया सरकार बनने के बाद, नई सरकार बनने के बाद देने का वादा था। इस बार आप देखेंगे कि जो बिहार में लोग आए छठ के बाद, तो ये ऐसा नहीं कि केवल इस वोट देने सर्वाधिक लोग बाहर निकले। आप देखिएगा कि बिहार के कस्बों में, गाँव में जो बैंक हैं, बैंकों में भी लंबी-लंबी कतार है। लोग अपना पासबुक अपडेट करवा रहे हैं। अगर कोई बैंक में फोटो आदि किसी तरह की गड़बड़ी हो, वो अपडेट करवा रहे हैं। आधार कार्ड अपडेट करवा रहे हैं, अपनी कमियां या गड़बड़ियां सुधार रहे हैं। इसका कारण ये है कि लोगों को लगता है कि 10,000 रुपए जाने के बाद जो 2 लाख रुपए आने वाले हैं, हर घर के हर महिला को, हर घर में एक महिला को जो 2 लाख रुपए आने वाले हैं, तो उसमें कोई कोर कसर बाकी न रह जाए। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा कि लोग उसके कारण भी मतदान दिए, और वो मतदान माना जाता है कि उस सरकार के, जो अभी सरकार है, जदयू है, एनडीए है, उसके पक्ष में गया होगा, क्योंकि 2 लाख रुपए की राशि एक आम परिवार के लिए बिल्कुल। बड़ी राशि होती है। जी देखिए, हाँ, अब आप अनिकेत एक अनिकेत का सवाल कुछ है, अनिकेत काफी देर से कुछ सवाल लेकर के बैठे हैं। अनिकेत बताइए। राम बंधु जी, आपने महिला वोटरों का जिक्र किया। मेरा सवाल आपसे महिला उम्मीदवार को लेकर है। काराकाट से ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं। पवन सिंह के साथ उनकी निजी लाइफ जो है, निजी जिंदगी चर्चा में आई, और कहीं ना कहीं वो सशक्त महिला की छवि पेश कर रही हैं। तो क्या लगता है कि जो निजी जीवन उनका चर्चा में आया, क्या लगता है कि इससे कितना फायदा होगा उनको? एक सिंपैथी फैक्टर की जो बात होती है बिहार चुनाव में, क्या लगता है फायदा हो रहा है, या एक बिहार चुनाव किस दिशा में जा रहा है? देखिए, इस बार 225 महिला उम्मीदवार हैं हमारे इस चुनाव में। 2025 के चुनाव में 225 महिला उम्मीदवार हैं। हालांकि ये आंकड़ा कम है। 2020 में 270 महिला उम्मीदवार थे जो चुनाव ये लड़ी थी। राम बंधु जी, तो ये मेरे समझ से ये दोनों फेज का मिला करके। जी जी जी, जी दोनों फेज का मिला करके जो महिला उम्मीदवार मैदान में हैं, उनकी संख्या 255 है। जी और जी जी 2020 में जो महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ी थी, वो 270 चुनाव लड़ी थी। तो जी महिला उम्मीदवारों की संख्या इसमें कमी है। लेकिन आपका जो सवाल ज्योति सिंह को लेकर के है, वो सुर्खियां बटोरी हैं, वो चर्चा में रही हैं, क्योंकि पवन सिंह की वो पत्नी है, और पवन सिंह को लेकर के उनके जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो बरबस मीडिया में आती रहती है। तो उसके कारण वो सुर्खियां बटोरी हैं। लेकिन उनकी जो राजनीतिक उपस्थिति है, मतदान में जो उपस्थिति है, वो कोई न तो वहां के चुनाव को त्रिकोणीय कर रहा है, न ही वो कोई लीड करने वाली है। हाँ, वो चर्चा में रही हैं। लेकिन सिर्फ ज्योति सिंह ही नहीं, एक और सशक्त महिला हैं। देखिए, कई महिलाएं हैं, कई पार्टी से महिलाएं हैं, जैसे मनोरमा देवी हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं, लेशे सिंह हैं, विमा भारती हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो मंत्री भी हैं, वो मैदान में गए हैं और वो चुनाव जीतेंगे भी। लेकिन एक जब रोचक सवाल आपने पूछा ज्योति सिंह को लेकर के, तो इसी तरह की एक महिला है रितु जायसवाल। रितु जायसवाल को बिहार में एमबीए मुखिया के नाम से जाना जाता था। वो 2005 के बाद उनके पति आईएएस ऑफिसर रहे हैं, और वो काफी पढ़ी लिखी महिला हैं। मेट्रो सिटी से आई थी बिहार, और सिंहवासनी विधानसभा से वो मुखिया का चुनाव लड़ी थी, और वहां पे उस पंचायत में काफी सुधार की थी। बाद में वो आरजेडी में गई। आरजेडी में 2024 में शिवहर के लोकसभा चुनाव में भी लड़ी, जो चुनाव वो हार गई थी। उससे पहले 2020 में वो परिहार विधानसभा से चुनाव लड़ी थी, और वो मात्र 1700 वोटों से हारी थी। और वो महिला प्रदेश अध्यक्ष भी रही है आरजेडी में। इस बार परिहार से उनको टिकट नहीं मिला,
और उसकी जगह पे आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहु अस्मिता पूर्वे को टिकट मिला था परिहार से। इसके कारण वो नाराज होकर के वो पार्टी छोड़ दी हैं और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं परिहार से। तो उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण और उनकी एक छवि साफ सुथरी छवि है, कामगार करने वाली नेत्री की छवि है, तो उसके कारण वहां का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है। अब क्या इसका परिणाम होता है ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन वो भी एक दिलचस्प पहलू है यहाँ के महिला उम्मीदवारों को लेकर के। जी, यानी कुल मिलाकर राम बंधु जी आप कह रहे हैं कि जो चर्चा में जरूर है, लेकिन बिहार चुनाव के नजरिए से वो असरदार नहीं है, कहीं ना कहीं आपका यही मानना है? जी, जी, बिल्कुल। देखिए वो किसी पार्टी से हैं नहीं, ऐसे ही चुनाव लड़ रही हैं, तो और वो उनकी लोकप्रियता पवन सिंह के संबंधों को लेकर के आधारित है। इतना आसान नहीं होता है कोई इस तरीके का कोई एक भावनात्मक नैरेटिव को लेकर के मतदान लेना। हाँ, मतलब अगर कोई नेता का परिवार हो, देखिए एक और है, अगर आप पवन सिंह और ज्योति सिंह के संबंधों की बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके का तेज प्रताप यादव हैं यहाँ पे, लालू जी के बड़े बेटे हैं, जिनको पार्टी से, परिवार से निकाला गया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो वो भी एक भावनात्मक इश्यू को लेकर के ही कहीं न कहीं अपने परिवार से निकाले जाने के कारण जो एक संवेदना की लहर वो कायम करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपने समर्थकों के बीच, और वहाँ से वो उसको वोटों के रूप में बदलना चाहते हैं। तो इस तरह के उदाहरण चुनाव में रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस तरह के उदाहरणों के कारण चुनाव कोई जीत जाए। हाँ, कोई बहुत बड़ा नेता अगर उनका कोई निधन होता है, तो बाद में उनके परिजन को एक संवेदना का वोट मिलता है। लेकिन ऐसा ज्योति सिंह के साथ नहीं है। हाँ, वो एक चर्चा में रही हैं। जी। अच्छा राम बंधु जी, थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। जी का एक ट्वीट आया है, मतदान खत्म हो चुके हैं, और आपने कह रही है गाना तो काफी सुना होगा, और लगातार अमित शाह, पीएम मोदी भी इस गाने का जिक्र कर रहे थे कि सिक्सर के 6 गोली मारे छाती में। इसी को लेकर के जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है और उन्होंने बोला कि भैया सिक्सर में 6 गोली होती है और हमारे 6 उम्मीदवार सिक्सर के उसी कारतूस जैसे हैं जो किसी भी कीमत पर बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे। और इन्होंने पूरी तरीके से बताया भी है कि पहली गोली कहां लगेगी और वहां से लेके 6वीं गोली तक। मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको बता दूं कि पहली गोली, जीतन राम मांझी लिखते हैं, पहली गोली जंगल राज पर, दूसरी गोली भय और पक्षपात पर, तीसरी गोली भ्रष्टाचार पर, चौथी गोली दलित अत्याचारियों पर, 5वीं गोली अपराध पर, 6ठी गोली नफरत और अंधेरे पर। बिहार के विकास के लिए एनडीए तय है, जीतन राम मांझी लिखते हैं। भाई राम बंधु सर, ये पवन सिंह का गाना है, सिक्सर के 6 गोली छाती में, बड़ा लेकर के तूल पकड़ाया गया, पवन सिंह को स्टार प्रचारक बनाया गया और एनडीए की तरफ से तमाम जो है रैली की जा रही है। और बीच चुनाव के बीते 2-4 दिनों में देखा गया कि लगातार इस गाने को लेकर के जो सुर्खियां बटोरी जा रही हैं भाई, खास चर्चा करने का विषय बन जाता है। और आखिरी जाते जाते जीतन राम मांझी भी अपना जो थोड़ा बहुत कसर बच रहा था वो पूरा कर दिए। क्या सोचते हैं आप इस पर? जी देखिए, एक्चुअली एनडीए का चुनाव लड़ने का जो मुद्दा होता है वो उसमें आरजेडी के शासन के समय का जो जंगल राज है वो एक अहम मुद्दा होता है। नीतीश जी भी अपने कई भाषणों में आरजेडी शासनकाल यानी 2005 के पहले का जो जंगल राज है उसकी चर्चा करते ही हैं। इस बार के चुनाव में भी उसका हुआ जमकर उपयोग हुआ है। और उसी तर्ज पे अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जब भी गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर सभाओं में आरजेडी के समय का जो जंगल राज था उसकी चर्चा करते थे। तो उसी के क्रम में कई ऐसे गाने बने हैं जो हिंसा और ताकत और बाहुबल का प्रतीक है, उसका उपयोग हुआ है, जिसमें शिक्षक के 6 गोली की भी चर्चा हुई है। और ये जो 6 गोली से उनके 6 उम्मीदवारों की को जोड़ रहे हैं जीतन राम मांझी, तो मैं बता दूं कि वो सभी 6 सीटों का, जो कि जीतन राम मांझी के हिस्से के जो सभी 6 सीट हैं उसका आज ही चुनाव हुआ है। दूसरे फेज में उनका चुनाव हुआ था, जिसमें से
बाराचट्टी में उनकी बहू ज्योति मांझू चुनाव लड़ी थी, वो उनका मुकाबला आरजेडी के तनुश्री के साथ था, और इमामगंज से दीपा मांझी जो उनकी समधन है वो चुनाव लड़ी थी, और उनका मुकाबला राजद से रितु प्रिया के साथ हुआ था। इसके अतिरिक्त एक अनिल कुमार हैं, उनके सिटिंग विधायक हैं तरारी के, वो तरारी से लड़े थे। इलेक्शन के कुछ दिन पहले, मतलब प्रथम मतदान के कुछ दिन पहले, उनके तरारी के जो सिटिंग विधायक हैं अनिल कुमार, उन पर ग्रामीणों ने हमला किया था, जिससे उनके गाड़ी के शीशे फूटे थे, उनके कई समर्थकों को चोट आई थी। तो कहीं ना कहीं हिंसक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था जीतन राम मांझी के उम्मीदवार को। तो हो सकता है उसी की एक आह निकली होगी। तो कहीं ना कहीं जंगल राज या बाहुबल वाला जो प्रदर्शन होता है आरजेडी के समर्थकों के द्वारा, या जो हो जाता है उसे आरजेडी के समर्थक के रूप में जोड़ दिया जाता है, उसको लेकर के राजनीति होती है। भाई 6:51 हो गए, 7 बजे पोल आ जाएंगे जो सभी मान लीजिए कई सारी जो कंपनियां हैं जो एग्जिट पोल बना रही हैं 7 बजे लगभग, और इलेक्शन कमीशन भी बताया कि 7 बजे के बाद ही हम एग्जिट पोल रिलीज कर सकते हैं। लेकिन आइए थोड़ा सा एक प्रश्न है कि किशनगंज में अभी तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है 76.26%। जी, और किशनगंज पे थोड़ा सा रिसर्च किए तो पता चला किशनगंज में 67% मुस्लिम है। तो मतलब सीमांचल ये तय कर रहा है कि 2020 में जिस प्रकार से 5 सीट ओवैसी जी को मिली थी, 2025 में खेला तो नहीं होने वाला है। इस दूसरे फेज का जो चुनाव है जो आज संपन्न हुआ, यही बिहार के सरकार की दिशा तय करेगी। यहाँ पे पिछली बार भी तो यही की है। जी देखिए, प्रथम चरण के चुनाव में ज्यादातर सीटों पे एनडीए को बहुमत नहीं आई थी। अगर आप मगध की बात करें तो उसमें जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और गया आता है। इसमें गया में 6 सीट को छोड़ करके कहीं बीजेपी को कोई सीट नहीं मिल पाई थी। तो पहले चरण के चुनाव में जो बहुमत था वो महागठबंधन के पास था। दूसरे चरण के चुनाव से ही एनडीए सरकार में आ पाई थी। लेकिन इस बार एक फैक्टर वहां पे देखिए, मुस्लिम वोट तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अभी जो चर्चाएं चलती हैं टीवी चैनलों में कि इलेक्शन का जो एक्स फैक्टर क्या है जिसके कारण बहुमत के पास कोई जाएगा या कोई बहुमत से पीछे रह जाएगा। जो एक्स फैक्टर दूसरे चरण का है, मुझे लगता है कि AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी है। क्योंकि यहाँ पे वक्त संशोधन बिल के बाद जिस तरीके से सोचा जा रहा था कि मुस्लिम मतदाताओं में आरजेडी को लेकर के एक एकजुटता होगी, और जदयू को, बीजेपी को तो खैर ऐसे भी नहीं मिलता है, जदयू को भी मुस्लिम मत इस बार नहीं मिल पाएगा जो पिछली बार 5% मिला था, ऐसा व्यवहारिक तौर पर देखने को नहीं मिला। प्रथम चरण के चुनाव में भी और दूसरे चरण के चुनाव में भी मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ है। एनडीए में गैर भाजपाई उम्मीदवार जैसे कि जदयू के जो उम्मीदवार हैं, जीतन राम मांझी के उम्मीदवार हैं, उनको मुस्लिम वोट कम ही प्रतिशत में सही लेकिन मिला है। इसी तरीके से ओवैसी की पार्टी को भी मुस्लिम वोट मिला है। पिछली बार वो 5 सीटें जीते थे, 19 सीटों पे उनका मतलब राम बंधु जी ज्यादा ना खींचकर इस डिबेट को हम चाहते हैं कि थोड़ा सा 2020 वाले चुनाव पे नजर डाल लें। अगर पूर्णिया प्रमंडल पे नजर डालते हैं 2020 में, तो भाजपा और जदयू दोनों साथ मिलकर लड़े थे, और भाजपा की 8 सीटें आई थी, जदयू की 4, और राजद, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां भाकपा माले साथ मिलकर लड़ी थी। ये तीनों को मिलाकर के 7 सीटें आई थी, और AIMIM अकेले 5 सीट ले आई थी, जिसमें से 4 विधायक बाद में समर्थन दे दिए थे आरजेडी को। तो इस बार भी देखिए कंडीशन वही बन रहे हैं, लेकिन अब ये है कि जो महागठबंधन है उसमें भी वही कंडीशन बन रहे हैं, एनडीए में भी वही कंडीशन लगभग बन रहे हैं, AIMIM अकेले लड़ ही रही है। जनसुराज पार्टी एक आप कह सकते हैं, मुझे जहां तक लग रहा है कि ये खेला थोड़ा सा बिगाड़ेगी। जी हाँ, देखिए मुस्लिम वोट के एक दावेदार में जनसुराज भी वहां पे है, कई मुस्लिम उम्मीदवार उनके भी हैं। और अब जो जनसुराज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह, वो राजनीतिक घराने से हैं, और जहां तक मेरी समझ है प्रशांत किशोर से ज्यादा उनके पास व्यवहारिक राजनीति की समझ है। और वो पूर्णिया से कई बार सांसद भी रह चुके हैं।
और लगातार कांग्रेस पे प्रभाव भी है उनका। उनके परिवार के कई लोग राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, उनका व्यक्तिगत प्रभाव है, उस परिवार का पूर्णिया में व्यक्तिगत प्रभाव है, वो जन स्वराज को सहजता से वो वोट चली जाएगी। लेकिन इसके अतिरिक्त एक जोकीहाट का सीट है, कभी आरजेडी के तस्लीमुद्दीन बहुत ही कद्दावर नेता रहे, उन्हें सीमांचल का गांधी भी कहा जाता है, उनके बड़े बेटे को जन स्वराज ने टिकट दिया है, छोटे को आरजेडी ने टिकट दिया है, और जदयू से वहां मंजर आलम है। तो एक जोकीहाट का भी सीट है जहां पे जन स्वराज को कुछ वोट मिल सकता है। शेष सीटों पे सामान्य वोटों के साथ वो जन स्वराज की उपस्थिति रहेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी दावेदारी है आरजेडी के बाद, या आरजेडी के मुस्लिम वोट में जो सेंध मारी हो रही है, वो ओवैसी की पार्टी के द्वारा होगी। मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, पिछली बार ओवैसी को 5 सीटें मिली थी, लेकिन जिस पार्टी को 4-5 विधायक मिलते हैं, उनके तो विधायकों को तोड़ भी लिया जाता है। तो परिणाम चाहे जो भी हो, परिणाम के बाद जो ताकतवर पार्टियां होती हैं, बड़ी पार्टियां होती हैं, वो 2-4-5 विधायकों वाले को भी तोड़ लिया जाता है। इसीलिए वो यही सब समीकरणों के कारण ओवैसी को महागठबंधन में एंट्री नहीं मिली। इस बार ओवैसी चाहते हैं कि सीटें तो मिले ही अधिक से अधिक, कितने सीटों पे हम आरजेडी को डैमेज कर पाए। जितने सीटों पे वो डैमेज कर पाएंगे, उसका राजनीतिक प्रभाव आगामी 5 सालों तक रहेगा। तो काफी जोर शोर से ओवैसी मैदान में है। ओवैसी डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को बनाया गया, जिनकी आबादी 2.5 या 3% है, और किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम नहीं बनाने की घोषणा हुई है। आरजेडी ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा की है। ओवैसी भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जिनकी आबादी 2.5 से 3% है, वो डिप्टी सीएम के दावेदार हैं। हमारी आबादी 18% है, तो वो न तो सीएम बन रहा है, न डिप्टी सीएम बन रहा है। तो ओवैसी का कहना था, 32 सीटों पे ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कहना था कि अगर हमें 20 से 25 सीटें भी आती है, तो हम उस गठबंधन को समर्थन दे देंगे जो किसी मुस्लिम को सीएम बनाए। तो व्यवहारिक तौर पे ये हो या ना हो, लेकिन ओवैसी जो मुस्लिम सीएम का जो एक नैरेटिव लेके चले हैं, और उसके कारण हो सकता है कि आरजेडी को सीमांचल में खामियाजा भुगतना पड़े, और ओवैसी के प्रदर्शन से ये तय होगा कि आरजेडी सत्ता से कितनी दूर रहेगी। बिल्कुल जी। राम बंधु जी, आपसे मेरा इसी को लेकर सवाल था कि आपने कहा आरजेडी का जिक्र किया, ओवैसी का जिक्र किया आपने, तो मेरा सवाल यह है कि शुरुआत में बिहार चुनाव शुरू होने से पहले, इस बिहार चुनाव शुरू होने से पहले ओवैसी की पार्टी ने कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में उन्हें जगह मिल जाए, लेकिन महागठबंधन ने उन्हें साथ लेने से मना कर दिया। तो अब चुनाव का जो परिणाम है करीब आ चुका है, और कितना वो डैमेज करेंगे ओवैसी, और डैमेज करेंगे तो उसके बाद का परिणाम क्या होगा? देखिए, ओवैसी पे आरजेडी ये आरोप लगाती थी कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो बी टीम का जो धब्बा था, उसको धोने के लिए ओवैसी ने बड़े ही सुनियोजित तरीके से आरजेडी को घेरा है, और आरजेडी में गठबंधन में शामिल होने के लिए वो कई बार बयान भी दे चुका है, और इसको बहुत ही भावनात्मक तरीके से घेरा है। वो गाजे बाजे ढोल नगारे के साथ आरजेडी कार्यालय जाते थे और बोलते थे कि मुझे मात्र 6 सीटें दे दो, मुझे न तो कोई मंत्री बनना है, न संतरी बनना है, न एमएलसी चाहिए, न राज्यसभा चाहिए, मात्र 6 सीटें दे दें। और इसको वो बिल्कुल ही एक ड्रामे की तरह, गाजे बाजे की तरह जाते थे और इस तरीके से मानते थे। तो इन सबों का मतलब सिर्फ इतना ही था कि मुस्लिम जनता में एक मैसेज देना कि हम चाहते हैं कि महागठबंधन में शामिल होकर बीजेपी को हराएं, लेकिन हमें हमारे लाख प्रयासों के बावजूद महागठबंधन में एंट्री नहीं मिल पा रही है। तो इस तरीके का जो उन्होंने माहौल खड़ा किया, उसका एक ही मकसद था कि वो मुस्लिम जनता को ये बता सके कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, उन्हें अगर थोड़ा बहुत भी स्पेस मिलेगा तो महागठबंधन में चले जाएंगे, जो कि ऐसा हुआ नहीं। तो अब उनके पास बी टीम होने का जो एक दब्बा था, वो भी खत्म हो चुका है, या कम से कम उसके बचाव में उनके पास पर्याप्त तर्क है। तो ऐसे में, और आप देखिएगा ओवैसी को लेकर के एक उत्साह है, आप जब परिणाम आएंगे वो भी समझ में आएगा। वो पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटों पे आरजेडी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। ये खासकर जब महागठबंधन की ओर से डिप्टी सीएम की जो घोषणा हो गई, तो एक नैरेटिव चला है मुसलमानों के बीच कि उन्हें फांसी पे रखा गया है। साथ ही साथ ऐन चुनाव के ऐन वक्त पे तेजस्वी यादव ने ओवैसी को चरमपंथी कहा है, तो इसको भी वो भुना रहे हैं कि हमें आतंकवादी कहा जाता है, हमें चरमपंथी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं वो भी संवेदना लूटने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो आरजेडी को कई सीटों पे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी जी।
राम बंधु जी, अगला सवाल मेरा करगहर विधानसभा क्षेत्र को लेकर है। चर्चा में बना हुआ है, रितेश पांडे वहां से जन स्वराज की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वहां पर ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण की लड़ाई देखी जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस के संतोष मिश्रा है वहां से मैदान में। तो क्या लगता है वहां पर कैसा मुकाबला होने वाला? जी देखिए, करगहर वो विधानसभा क्षेत्र है जहां प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा हुई थी और प्रशांत किशोर करगहर विधानसभा के ही कुनार गांव के रहने वाले हैं। बाद में उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। वहां से रितेश पांडे आए हैं। ये ब्राह्मण बहुल इलाका है, लेकिन उनका मुकाबला जो यहाँ के सिटिंग उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस के संतोष मिश्रा हैं, वो भी ब्राह्मण है, और यहाँ पे जदयू से वशिष्ठ सिंह है और बीएसपी से उदय प्रताप सिंह है। 2020 में अगर हम देखेंगे तो 2020 में संतोष सिंह यानी कांग्रेस का मुकाबला जदयू से था और बीएसपी उसमें तीसरे नंबर पे रही थी, यानी बीएसपी का भी वहां पे बहुमत है। ऐसे में रितेश पांडे आए हैं। रितेश पांडे की स्थिति जहां तक समझ में आ रही है वो संघर्ष को शायद त्रिकोणीय बना रहे हैं, लेकिन जीतने वाली स्थिति में नहीं है। आज सुबह से ही लगभग 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है और 8 साढ़े 8 में ही वो स्लो वोटिंग का आरोप लगा रहे थे मीडिया के सामने जाकर के कि और वो बता रहे थे कि कई मतदान केंद्रों पे स्लो वोटिंग है, यानी कि मतलब 1 से 1.5 घंटे के फासले में ही ये अनुमान नहीं किया जा सकता है कि वोटिंग स्लो हुई या नहीं हुई है। शाम में जो आंकड़े आए वो तो बिहार के इतिहास को बदलने वाला है, सर्वाधिक वोटिंग हुआ है। तो ऐसे में वो ये दर्शाता है कि उन्हें इस बात का आभास है कि उनका प्रदर्शन कैसा होने वाला है। जिस तरीके से वो चाह रहे थे कि वो गायक हैं और गायक के कारण वो महफिल लूट लें, ऐसा जनता से कनेक्शन दिखा नहीं, और उसका कारण था कि कांग्रेस के संतोष मिश्रा जो हैं वो वहां से लंबे समय से जुड़े हैं, सिटिंग उम्मीदवार भी हैं और वो प्रभावशाली भी हैं। तो उनका मुकाबला रितेश पांडे नहीं कर पाए। देखिएगा, रितेश पांडे मुझे लगता है कि यहाँ तीसरे नंबर पे रह सकते हैं, दूसरे नंबर पे जदयू के रहने की संभावना है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो रितेश पांडे हैं उनमें अभी से कहीं ना कहीं विश्वास की कमी नजर आ रही है। जी आज सुबह से ही 8:30 बजे के बजा वोटिंग के मात्र घंटे 1.5 घंटे के अंदर ही उन्होंने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर दी। दो लोगों ने, जन स्वराज के 2 प्रत्याशियों ने, आप देखिएगा कि स्लो वोटिंग होने, वोटिंग की गड़बड़ी को लेकर के हंगामा खड़ा किया, जिसमें करघर के रितेश पांडे हैं और चनपटिया के मनीष कश्यप हैं। मनीष कश्यप ने जीविका दीदी को लेकर के भी एक आवाज उठाई है। देखिए, हाँ, एक बात और गौर करने वाली है कि जो जीविका दीदी हैं, जो बिहार में महिलाओं का संगठन है, और जीविका समूह से ही ये 10,000 रुपए और बाद में 2 लाख रुपए आने हैं। तो जो जीविका संगठन है जिसमें केवल महिलाएं हैं, वो घरों से महिलाओं को बाहर निकालकर बूथ तक ले जाती थी। तो ये भी एक दर्शाता है कि महिलाएं कितना सक्रिय हैं। इसी को लेकर के चनपटिया से मनीष कश्यप ने कहा है कि वो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से बूथ पे जा रही हैं और लोगों को वोट देने के लिए उस्का रही हैं, जबकि वो बूथ पे नहीं, बूथ के बाहर वो जो जीविका दीदी हैं, वो उनका आपसी निर्णय है, आपसी सहमति से उन्होंने फैसला लिया है कि गांव से वो महिलाओं को निकालेंगे। अब इसका राजनीतिक पक्ष है जो भी हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि वो जीविका दीदी हैं, जदयू सरकार में है, तो हो सकता है वो जदयू के पक्ष में मतदान करवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये अधिकार होता है लोगों का, बशर्ते आप 100 मीटर के दायरे में बूथ तक न जाएं। तो एक चनपटिया से मनीष कश्यप हैं, करघर से रितेश पांडे हैं। ये लोग सुबह से ही 8:30-9 बजे से ही हंगामा कर रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये अपने प्रदर्शन को लेकर संभवतः चिंतित होंगे। राम बंधु जी, आपने स्टार वाली छवि का जिक्र किया, रितेश पांडे की आपने गायक वाली छवि का जिक्र किया। इसी को लेकर मेरा सवाल है कि जो पार्टियां मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतार रही हैं, चाहे आप मैथिली ठाकुर की बात कर लें, खेसारी लाल यादव की बात कर लें और साथ में आप रितेश पांडे की बात कर लें, क्या लगता है पार्टियों की जो प्लानिंग है कितनी असरदार होने वाली है इस बिहार चुनाव? देखिए, हर पार्टी और हर उम्मीदवार का अलग अलग प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। अगर आप मैथिली ठाकुर की बात करें, वो अलीनगर से उम्मीदवार हैं, वो मात्र 25 साल की। अलीनगर में जितनी उम्र मैथिली ठाकुर की है, उससे ज्यादा उम्र से बीजेपी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और वो बीजेपी के सिटिंग सीट भी रही है। तो
मैथिली ठाकुर को सीट देने के कारण वहां के जो स्थानीय बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो नाराज भी हैं और उसका प्रभाव इर्द गिर्द की कई सीटों पे पड़ा है। जैसे अलीनगर से सटे दरभंगा सदर का जो सीट है, जहां से जन सुराज के पूर्व डीजीपी आर.के. मिश्रा चुनाव लड़े हैं, जाति से ब्राह्मण है, तो बीजेपी का कोर वोटर है ब्राह्मण, फिर भी उसमें खिंचाव देखा गया है। तो मैथिली ठाकुर के टिकट मिलने से दरभंगा और उसके आसपास के 2-4 सीटों पे ब्राह्मणों के वोटों में बिखराव देखा गया है। इसी तरीके से अगर आप खेसारी लाल की बात करेंगे तो खेसारी लाल के जरिए एक तरीके से वोटों का रुझान बढ़ा है आरजेडी की तरफ। खेसारी यादव प्रभावशाली हुए हैं, मतलब उनको टिकट देने का जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए सूट करता है, लाभदायक है, क्योंकि वो उस तरीके से एक कम्युनिकेशन कर पाए। दूसरी बात है कि किसी भी स्टार को टिकट देते हैं तो जो वहां के मौजूद पार्टी वर्कर हैं उनमें आक्रोश होता है या नहीं। अगर आक्रोश नहीं होता है तब तो सब कुछ ठीक है, जैसा कि खेसारी यादव के साथ हो रहा, लेकिन इसके ठीक विपरीत मैथिली ठाकुर के साथ हो रहा है कि लोग उनसे आक्रोशित हैं। तो खेसारी यादव की स्थिति ठीक है, मैथिली ठाकुर के कारण बीजेपी को हो सकता है कुछ नुकसान झेलना पड़े, लेकिन रितेश पांडे हैं, रितेश पांडे को लेकर के तो जन स्वराज के कार्यकर्ताओं में कोई आक्रोश है नहीं। एक पहली पार्टी है, पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनका एक जनता से जिस तरीके से कनेक्शन होना चाहिए था वो हुआ नहीं। वो चुनाव में सिर्फ प्रशांत किशोर के चेहरे के भरोसे ही गए हैं। जी राम बंधु जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि जीतन राम मांझी की वो जो 6 सीटें थी उनको लेकर के आपने जिक्र किया। तो खैर ये चीजें क्या आकलन लगाना सही हो पाएगा कि जीतन राम मांझी इस बार उन 6 में से कितने पर ऐसा कह सकते हैं कि जीत हासिल कर पाएंगे? समीकरण के हिसाब से क्या कह रही है समीकरण? जीतन राम मांझी को 6 सीटें मिली हैं, उसमें से जो उनके जो बहू हैं इमामगंज से दीपा मांझी, उनकी स्थिति ठीक है। जब वो घूमते थे तो उनकी लोकप्रियता का आकलन होता था और मुझे लगता है कि ये सीट निकलेगा। तरारी से जो अनिल कुमार हैं वो भी सीट निकाल लेंगे, तो मुझे लगता है कि वो 6 में से लगभग 4 सीटें हो सकता है कि वो निकाल लें। लेकिन उनके जो समधन हैं ज्योति मांझी जो 12चट्टी से हैं, उनका आरजेडी के तनुश्री के साथ कड़ा संघर्ष है। देखिए, जब ज्योति मांझी चुनाव प्रचार में जाती थी तो उन्हें विरोधों का सामना करना पड़ता था और एक बार तो वो पुलिस के पास जाकर के आरोप भी लगाए कि मुझे कुछ लोगों ने हम पे हमला किया है। हालांकि पुलिस के जांच में इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई कि उनके साथ मारपीट हुई है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया था। तो ऐसा लगता है कि ज्योति मांझी को जिस तरीके से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है या उसका असर वोटों पे पड़ेगा, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि 6 में से 4 सीटें जीतन राम मांझी शायद निकाल लें। तो ऐसे तो वो एग्जिट पोल आने वाला होगा, विभिन्न एजेंसियां जारी करेंगी, उनमें स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा, अरे क्योंकि जीतन राम मांझी जिस प्रकार से स्टार्टिंग फेज में बयान दे रहे थे कि हमको अगर इतनी सीटें नहीं मिली तो मैं इतने सीटों पे चुनाव लड़ूंगा, उपेंद्र कुशवाहा का भी यही हाल था। जी देखिए, टिकट बंटवारे को लेकर के रस्साकसी चला है और जिसमें आंतरिक तौर पे अपने बैठकों में तो हर पार्टियों ने अलग अलग दावेदारी किया होगा, हर अलग अलग तरीके से काउंटर किया होगा, लेकिन मीडिया के सामने आकर के जिस तरीके से मांझी जी ने कहा कि हमारी उपेक्षा हो रही है और ऐसा लगा कि कहीं वो गठबंधन से बाहर न चले जाएं, तो वो चीजें झलक रही थी। दूसरी पार्टी बड़ी करने के प्रयास में हो गए थे। जी, वो पार्टी बड़ा भी करना चाह रहे थे और कहीं ना कहीं उनका एक जो प्रतिस्पर्धा है वो चिराग पासवान को लेकर के है। संभवतः ये दलित वोटों में अपने अपने हिस्सेदारी के दावों को लेकर के हो सकता है। मांझी जी को ये बात भी अखड़ती रही कि चिराग पासवान को 29 सीटें मिल गई, इतनी ज्यादा सीटें मिल गई। और अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे तो चिराग पासवान का जो वोट बैंक है वो जीतन राम मांझी के उम्मीदवार को ट्रांसफर होने में और मांझी का जो वोट बैंक है वो चिराग पासवान के कैंडिडेट को ट्रांसफर होने में कठिनाई आ रही है।
तो इसका असर परिणाम पे तो पड़ेगा। इसीलिए लेकिन जमीनी राम बंधु जी इसीलिए तो चिराग पासवान की 2 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा हाथ डाल दिए थे, बुध गया और महुआ पे। जी 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 अगर बिल्कुल वोट ट्रांसफर में मांझी जी के तरफ से दिक्कत आ रही थी दोनों में आसपास आपस में, तो इसलिए तो जी पासवान समाज उपेंद्र कुशवाहा को वोट देगा, आराम से दे देता, और इधर एनडीए का भी जी समर्थन इनको मिल जाता। जी हाँ, देखिए जैसे कि इमामगंज में मगध में इमामगंज का इलाका है जहाँ पे पासवान वोट बैंक है, तो वोट ट्रांसफर होने में परेशानी हुई है। तो ऐसा है, देखिए एनडीए की जो सबसे बड़ी चुनौती है आपस के घटक दलों में वोट ट्रांसफर है। एक तो नीतीश कुमार के घोषित तौर पे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया। दूसरी बात है कि अमित शाह का भी एक बयान आया कि विधायक दल तय करेंगे कि सीएम कौन बनेंगे। और प्रथम चरण के चुनाव के ठीक पहले मोकामा के चुनाव प्रचार के दौरान ललन सिंह ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि विधायक तय करेंगे सीएम कौन बनेगा। इसका भी प्रभाव पड़ा है। कहीं ना कहीं जो जदयू का जो वोट बैंक है वो बीजेपी को लेकर के एक सशंकित बिल्कुल। तरीके से वोट ट्रांसफर नहीं। राम बंधु जी, हम लोग से बातचीत करने के लिए हमारे जो सीनियर हैं स्वाधीन तिवारी जी, वो भी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू पीयूष। क्या मिजाज चल रहा है राम बंधु जी, क्या बता रहे हैं? इस चर्चा को आप शुरू करिए, फिर आपके सवालों की स्वीकार करूंगा। हाँ, बेसिकली सर चर्चा यही हो रही है कि वोटिंग समाप्त हो गए हैं, 5 बजे तक के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, जहां तक आंकड़ों की अगर बात करें तो पहले चरण में 64% के आसपास लगभग 64.5% वोटिंग हुई थी, और इस बार लगभग 67%। अभी जबकि 5 बजे का आंकड़ा, और वो लोग जो कतार में रहे होंगे लाइन में वोट देने के लिए, वो भी कोई छोटे मोटे नंबर में ही नहीं होंगे। तो 67 को मैं जहां तक मान के चल रहा हूँ कि ये 68% या लगभग 69% के आसपास का आंकड़ा होगा। अगर याद होगा पीयूष, तो मैं बार बार ये कहता रहा हूं हमेशा कि इस बार डू एंड डाई है दोनों ही खेमों के लिए, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो। उसकी वजहें भी मैंने कई बार बताई हैं, मैं फिर से गिना देता हूं। हाँ, आश्चर्य मुझे इस बात पे है कि जनता ने भी इस बार डू एंड डाई की ही सिचुएशन लोगों के लिए बना दी थी। ये मेरे लिए थोड़ा सा आश्चर्य है। क्योंकि अगर लास्ट फेज पहले के चुनाव की देखा जाए तो जनता इतनी मुखर नहीं थी, क्योंकि जनता ने अपने वोट से अपनी मुखरता को जाहिर कर दिया। ये मेरे लिए थोड़ा सा आश्चर्य है। अगर मैं पार्टियों के हिसाब से बात करूं, खेमों के हिसाब से बात करूं, तो एनडीए के लिए भी ये सब जानते हैं कि बीजेपी का जो एक स्वर्ण युग चल रहा है, जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह का युग कहते हैं। हाल फिलहाल अगर जहां तक माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपना एक टर्म जो अभी खेल रहे हैं, जो 2029 तक चलेगा, उसके बाद की संभावना बहुत कम है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि पीएम पद का चेहरा कोई और होगा। वो चेहरा कितना करिश्माई होगा ये देखने वाली बात होगी, जो समय के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर बीजेपी ने एक छत्र राज्य लगभग देश के काफी ज्यादा बड़े हिस्से में किया है, और ज्यादा बड़ी मेजोरिटी आबादी वाले हिस्से में किया है। लेकिन बिहार एक ऐसा सूबा है जहां पे बीजेपी भले ही बड़ी पार्टी बनती है, लेकिन सीएम का चेहरा बीजेपी नहीं दे पाती, सीएम अपना नहीं बना पाती। बिल्कुल ये बीजेपी की ख्वाहिश थी, और इसीलिए बीजेपी के बड़े से बड़े दिग्गज संगठन के स्तर पे और बाकी चेहरे लगे हुए थे। इस बार अगर आपने देखा होगा कि गौर करने वाली बात ये भी थी कि पूरी यूपी बीजेपी की संगठन कह लीजिए, विधायक कह लीजिए, हर वो नेता पूरा एकदम जिस तरीके से प्रचार कर रहा था, जैसे लग रहा था, देखने में आ रहा था कि वो यूपी में प्रचार नहीं कर रहा है, वो यूपी में प्रचार कर रहा है, वो बिहार में प्रचार नहीं कर रहा है। तो समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए कितनी बड़ी स्थिति थी। अगर आप इस दूसरे खेमे की बात करें तो दूसरे खेमे में कांग्रेस भले राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन बिहार में वो छोटे भाई की ही भूमिका में रहती है। तो दूसरे खेमे में तेजस्वी यादव के लिए डू एंड डाई है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने बीते कुछ सालों में जिस तरीके से अपनी एक छवि बनाई कि हाँ वो लालू यादव के बेटे जरूर हैं, लेकिन वो जंगल राज के दौर से बाहर की बात करते हैं। हाँ, वो लालू यादव के बेटे जरूर हैं, जाति की राजनीति की बात नहीं करते, वो युवाओं की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने कैसे मरीन ड्राइव पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स यूथ के साथ डांस किया। तो तेजस्वी यादव के लिए इसलिए डू एंड डाई है कि तेजस्वी यादव ने बीते 5 साल में एक 1.5 साल तक, जब तक वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सरकार में भी थे, तो उस विकास कार्यों की वो बात करते हैं, जनता के बीच वो अपने उन कार्यों को लेकर के भी गए हैं। तो तेजस्वी यादव के लिए भी डू एंड डाई है कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आती
एनडीए सत्ता में आता है और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि इस 5 सालों के अंदर वो अपना मुख्यमंत्री चेहरा दे दे। तो अगर बीजेपी ये करने में ऐसा कामयाब हो जाती है तो यकीन मानिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी काफी दूर हो जाएगी और मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनका फासला काफी दूर हो जाएगा। बिल्कुल सर, जहां तक बात है कि लगातार ये देखा भी जा रहा है कि इस बार आरजेडी हो सकता है पटकनी दे दे, लेकिन कुछ जगहों पर एनडीए भी पीछे नहीं हटेगी। आज सेकंड फेज का इलेक्शन था तो ऐसे ही हम राम बंधु जी से चर्चा भी की थी इस प्रश्न को लेकर के कि किशनगंज में 75% से ज्यादा वोटिंग हुए हैं और अगर देखा जाए तो किशनगंज में ही सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है 67% के आसपास। तो ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम अगर हैं तो वोट तो बटे होंगे, लेकिन जहां तक कि एआईएमआईएम की बात है तो हो सकता है कि बार बजाड़ी मार सकती है। नहीं, बिल्कुल ओवैसी जी ने फुल बैटिंग तो की है जिस तरीके से देखा जाए, लेकिन ओवैसी जी की बैटिंग में थोड़ा हद तक जो मुझे लग रहा है कि वो उन्हें सेटबैक देने की कोशिश की है, वो की है प्रशांत किशोर ने जरूर की होगी। क्योंकि प्रशांत किशोर की राजनीति को जो मैंने करीब से देखा है और जनसुराज के कैंपेन को देखा है, जनसुराज पूरी तरीके से इस कोशिश में रहा है कि वो सभी दलों सभी जातियों के लिए एक प्रिय चेहरा बन जाए। इसमें जनसुराज ने खास तौर पे बहुत ज्यादा ध्यान रखा है मुस्लिमों का, जो मैंने देखा है, करीब से समझा है। तो जनसुराज ने मतलब अगर आप देखें तो प्रशांत किशोर जी का मंदिरों में जाना आम बात मानी जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर दरगाहों में गए हैं, मजारों में गए हैं, उन्होंने हरी चादरें ओढ़ी हैं, मतलब जो मुस्लिम धर्म के लोगों ने उन्हें पोशाकें भेंट की हैं, वो साफ तौर पर ये दिखाने की कोशिश थी। और प्रशांत किशोर जी ने कई बार चुनाव प्रचार पे भी ओवैसी जी को साफ तौर पे ये बयान दिया है कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद के किले को मजबूत करिए, बिहार की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के बयान देना। विपुल सर, एक सेकंड, हमारे पटना से रिपोर्टर हमारे विपुल भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विपुल, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज जा रही है विपुल आपको? है हाँ, जी, आवाज जा रही है, आ रही है जी। विपुल, कैसा रहा मतदान आज का? देखिए, आज दोनों फेज को अगर दोनों फेज की अगर बात की जाए, स्वाधीन सर ने भी जिक्र किया है इसका कि 64% मतदान जो है पहले फेज के दौरान, और 67% लगभग 5 बजे तक का आंकड़ा है कि 67.14% मतदान 5 बजे तक हो चुके। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जो है बिहार में इस बार हुई और वर्षों का आंकड़ा जो है बिहार के मतदाताओं ने तोड़ दिया है और रिकॉर्ड एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है वोटिंग को लेकर के। घर से लोग निकले हैं, मतदाता निकले हैं और बढ़ चढ़ करके मतदान करने का काम किया है जी। अरे, सवाल ये था कि आप तो पहले फेज में ही वोटिंग दिए थे, आप मतदान कब किए थे? मेरा जो पहले फेज का जो वोटिंग था वो तो लगभग 6 तारीख को ही जो है वोटिंग हुआ था। विपुल, क्या लग रहा है कि सेकेंड फेज में जिस हिसाब से मतदान को देखा जा रहा है कि पहले फेज में 64 तो दूसरे में 67, अभी 5 बजे तक की बात है, अगर माने तो 1-1.5 घंटे की जो वोटिंग काउंट है वो भी बची हुई है एकदम। तो भाई इतनी वोटिंग कर कौन रहा है? बिहार के मतदाता वोटिंग कर रहे हैं और जो मतदाता लोग विपुल फैक्टर, अगर फैक्टरों पे हल्की सी बात करें, फैक्टर पे बात करें तो लोग कह रहे हैं कि एसआईआर होने के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है जी। एसआईआर होने के बाद वोटिंग परसेंटेज पर उसका असर पड़ा है और सकारात्मक असर जो है पड़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ जागरूकता अभियान भी जो इलेक्शन कमीशन और स्थानीय स्तर पर जो चलाए जा रहे थे जिला प्रशासन के द्वारा, वो भी प्रभावी रहा है। और जो लोग पर्व त्योहार में जो पलायन का जो आप मुद्दा बता रहे हैं, पलायन का मुद्दा है ही, जो लोग घर से बाहर पलायन करके कमाने के लिए, खाने के लिए जाते हैं, वो इस बार त्योहारों में घर आए हुए थे। ये 2-3 फैक्टर हैं जिससे कि बिहार में मतदाताओं की संख्या इस बार बढ़ी है, प्रतिशत बढ़ा है और एफआईआर इसमें स्वाधीन सर क्या विपुल? पीयूष, मैं रोकते हुए विपुल से एक फैक्टर को समझने की कोशिश करूंगा और उसके बाद एक सवाल भी मेरा रहेगा। विपुल,
सरकारी मशीनरी का जिक्र आपने कर दिया, सारी चीजों का जिक्र कर दिया, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि ये राजनीतिक पार्टियों की भी एक मैकेनिज्म का एक रिजल्ट है जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है? क्योंकि एक अच्छी खासी आबादी, जहां तक मैं कुछ डेटा देख रहा था, तो लगभग 2 करोड़ से जी ऊपर की आबादी बिहार से बाहर रहती है। और इस बार जी मतलब कुछ हद तक अगर मैंने यूपी के चुनाव को जो देखा है, समझा है, तो आमतौर पे पंचायत स्तर का जब चुनाव होता है तो ये कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रवासी जो वोटर्स हैं उनको लाया जाए। इस बार जो जी मुझे एक फैक्टर ये भी दिख रहा है कि सरकारी मशीनरी, चुनाव आयोग हो या ब्यूरोक्रेसी हो, जो भी है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी, खास तौर पे जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने भी अपने लेवल पे कोशिश की है कि प्रवासी आए और वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। तो एक फैक्टर मुझे ये भी लग रहा है। हाँ, आपने सही कहा। जो बात आपने प्रवासी मजदूरों को घर में रोकने की जहां तक बात होती है, तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष में भी जो पार्टियां हैं, वो दोनों ने जोर लगाकर इस पर जो है काम किया है। और जो वोटर जाना चाहते थे, क्योंकि जो स्थानीय स्तर के जो नेता हैं, जो बूथ लेवल के जो नेता हैं, भाजपा के हो चाहे जदयू के हो, राजद के हो, वो अपने अपने जो कोर वोटर हैं उसको रोकने के लिए जो है एड़ी चोटी एक कर दिए थे। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है वोटरों को रोकने के लिए, और वोट प्रतिशत जो बढ़ा है ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल समझना मुझे ये है कि देखिए, जो आपसे रामबंधु जी, आपसे भी मैं समझने की कोशिश करूंगा कि जो ये वोटिंग परसेंटेज हुआ है, लगभग 70% के आसपास की वोटिंग परसेंटेज हुई है। साफ तौर पे बिहार की 50%, एक बहुत बड़ी जनसंख्या ने ये फैसला कर दिया है कि हमारा चेहरा या हम किसे अपनी सत्ता देने जा रहे हैं। ये बात तो तय है। गठबंधन का इसमें दूर दूर तक, अगर जहां तक समझ में आया है, तो जो एक माना जाता है कि गठबंधन की मजबूरी या किंग मेकर, जैसे प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा था, मुकेश सहनी के बारे में कहा जा रहा है, और आपके जीतन राम मांझी के बारे में, उपेंद्र कुशवाहा, जो छोटे छोटे दल हैं, मुझे क्या लगता है आप लोगों को कि अब ये किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे या ये गठबंधन को अपनी जरूरत बना लेंगे? क्योंकि जिस तरीके से मेरा जो एक आकलन है, मैं आप लोगों से समझना चाहूंगा अपने उस सवाल के माध्यम से, कि एक बात तो तय है, अगर ये महागठबंधन को मिला तो महागठबंधन में सबसे बड़ा दल आरजेडी, अगर ये एनडीए को मिला तो एनडीए में ये भी जग जाहिर है कि सबसे बड़ा दल बीजेपी। तो एक जो मेरा आकलन है, मैं समझना ये चाह रहा हूं कि बीजेपी हो या आरजेडी, मिले तो इन्हें बम्पर वोट है। तो क्या ये माना जाए, ऐसे में छोटी पार्टियों को आप किस तरीके से देखते हैं? ये जरूरत रहेंगे या खुद इनको जरूरत पड़ जाएगी कि ये अब सत्ता में काबिज रहे? जिस तरीके से हमने 2-3 टर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देखा है कि मोदी जी, एनडीए, अगर इस टर्म की बात छोड़ दी जाए तो इसके पहले एनडीए की इतनी बातें नहीं होती थी, बीजेपी फुल मेजोरिटी में आई थी। तो क्या वैसा कुछ सीन बिहार में होने वाला है? रामबंधु जी आपसे है पहले, फिर विपुल आप जवाब दीजिए इस पे। जी, देखिए, जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की चर्चा जो चल रही है, इसके कई कारण हैं। एक कारण तो है कि इसकी तुलना हम लोग 2020 से कर रहे हैं। उस समय कोविड का समय था, लॉकडाउन वाली स्थिति थी। दूसरी बात है कि एसआईआर भी हुआ है, नाम भी काटे गए हैं, मृतकों का नाम या जिनका नाम एक बार से अधिक, एक जगह से अधिक हो, एक कारण रहा। दूसरी बात यह है कि जो 10,000 रुपए नीतीश कुमार की योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपए मिला रामबंधु है। जी, मैं माफी चाह रहा हूँ, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। एक्चुअली मैं क्लियर ये बात समझना चाह रहा हूँ, योजनाएं और परिस्थितियां अपनी जगह है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इन दो दलों की बात जो मैं कर रहा हूँ, एक है बीजेपी, एक है आरजेडी, इन दो दलों को इस मेजॉरिटी बम्पर वोटिंग से क्या फायदा होगा? फायदा है या नहीं देखिए, आप लोगों के हिसाब से? देखिए, जो वोटिंग से फायदा, अगर दल की बात अगर पूछ रहे हैं, वो फायदा होगा जदयू को, क्योंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी ऐसा माना जाता है कि अगर ज्यादा वोटिंग हो तो सरकार बदल जाए। बिहार में इस तरह का उतार चढ़ाव देखा गया है 2005 से लेकर 2020 तक। जब बढ़ा भी है तो जदयू को फायदा हुआ है। इस बार जो कारण है, जो हम जिस कारण की हम चर्चा कर रहे थे कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का जो कारण है, उसमें से 2 कारण ऐसे हैं जो जदयू की ओर जाता है। एक कारण ये है कि जो बार-बार ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार क्या अगली बार सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो उनका जो आधार वोट बैंक है, अति पिछड़ा समाज, उनमें उनको लेकर के एक सहानुभूति आ गई है।
तो वो घरों से बाहर निकल के नीतीश कुमार के लिए, एनडीए के लिए नहीं, जदयू के लिए वो वोट दे रहे हैं। और ये एनडीए के लिए चिंता का विषय भी है, क्योंकि जो जदयू का जो जनाधार है, उसमें एक वर्ग है जिसको बीजेपी से प्रतिस्पर्धा है। वो ये चाहती है कि वो बीजेपी की तुलना में नीतीश कुमार को सशक्त बनाए। तो देखिएगा, इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो बीजेपी को नहीं होगा, वो बीजेपी से ज्यादा जदयू को होगा। ये जो बढ़ा हुआ वोट है, वो एनडीए के पक्ष में ही जा रहा है, महागठबंधन के पक्ष में नहीं जा रहा है, लेकिन एनडीए में भी वो जदयू के पास जा रहा है। तो सशक्त तरीके से जदयू उभरेगी। और जो हम 10,000 की बात इसलिए कर रहे थे कि इलेक्शन के कुछ दिन पहले आप देखिएगा कि बैंकों में भारी भीड़ है, आधार कार्ड सुधरवाने वालों की भारी भीड़ है, क्योंकि रामबंधु जी, 10,000 रुपए देने के बाद। आपकी आवाज कट रही है। जी जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज मेरी आवाज आ रही है? विपुल? हाँ अब आ जी। रही है आपकी आवाज, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी, तो 10,000 मिलने के बाद 2 लाख रुपए सरकार बनने के बाद देने की बात थी। तो वो जीविका समूह के द्वारा देने की बात थी। तो ये भी एक इशू है, इसी के कारण लोग अपना पासबुक अपडेट करवा रहा है, आधार कार्ड ठीक करवा रहा है कि अब सरकार बनने के बाद अगर 2 लाख रुपए मिले तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो अगर इस आधार पे अगर बैंकों में भीड़ है तो मतदान भी जदयू के पक्ष में जाएगा। और तीसरी बात यह है कि आप देखिएगा, जैसा कि चनपटिया से मनीष कश्यप ने भी एक आवाज उठाया है, जन स्वराज के प्रत्याशी हैं, कि जीविका दीदी की भी सक्रियता है। जीविका दीदी भी घरों से महिला वोटरों को निकाल रही हैं और बूथ तक भेज रही हैं। हालांकि ऐसा कोई इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनके लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जीविका दीदी सक्रिय हैं, बूथ से 100 मीटर पीछे ही वो रहती हैं, लेकिन घरों से महिलाओं को निकाल रही हैं। तो ये बात, ये संकेत है कि जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है वो जदयू के पक्ष में जा रहा है। और एक तो जो नैरेटिव, वोट चोरी का नैरेटिव राहुल गांधी ने किया था, तो इससे भी एक मैसेज गया है कि अगर हम अपना वोट नहीं देंगे या गांव जाकर के, जो बाहर के लोग हैं, गांव जाकर वोटर लिस्ट में नाम चेक नहीं करेंगे, तो कहीं हम सरकारी सुविधाओं से वंचित न हो जाए। तो इस तरीके के कई फैक्टर हैं जिसके कारण लोग आए भी हैं और अधिक संख्या में वोट दिए हैं। विपुल, आपका क्या कहना है? रामबंधु जी ने जैसे गिनाया, मैंने 2 पार्टियों का जिक्र किया, आरजेडी का, और दूसरा मैंने जिक्र किया बीजेपी का, बम्पर वोटिंग से फायदा। रामबंधु जी का कहना है कि तीसरा उन्होंने अपना आकलन भी दिया और कुछ हद तक जीविका दीदी की जो बात की वो नीतीश कुमार जी की एक संकल्पना है, आप ज्यादा बता सकते हैं जहां तक मेरी जानकारी है। तो क्या लगता है कि जेडीयू, आरजेडी या बीजेपी, इस बम्पर वोटिंग से किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है? देखिए, आपने 3 पार्टियों का नाम लिया, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी। मैं एक एक कर बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, में उसका जिक्र कर दूं। ये वोट ऐसा, ये पार्टी ऐसी है कि इनका एक कैडर वोट भी है जो कि कभी नहीं खो सकता, तो चाहे वो शहरी इलाकों में रहे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहे। कुछ पार्टियों के कैडर वोट होते हैं, जैसे आप एक और जिक्र कर लीजिए, जो भाकपा माले हैं, लेफ्ट पार्टियां हैं, वो उनके वोटर कहीं नहीं जाते हैं। अगर प्रत्याशी हारता भी है या फिर प्रत्याशी बदला भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से भाजपा का एक कैडर वोट है, वो कैडर वोट यहाँ के जो उच्च समाज के लोग हैं, वो अभी वर्तमान में, क्योंकि पहले वो कांग्रेस में शिफ्ट होते थे, कांग्रेस के बाद अब वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। कई ऐसी पार्टियों के जो नेता हैं अभी वर्तमान में भी जो है उन्होंने भाजपा का दामन थामा है पिछले दिनों। और एक महत्वपूर्ण चीज है कि भाजपा के कैडर वोट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो चलाए जा रहे केंद्रीय योजनाओं का जो लाभ है, उनको जो जिन लाभुकों को मिल रहा है, मैंने कई लोगों से बातचीत भी की है, तो डायरेक्ट कहते हैं, क्योंकि वोटिंग का तो अब तो दौर समाप्त हो गया है, कहने में कहीं कोई दो राय नहीं है। वो डायरेक्ट कहते हैं कि भाई हम अगर खाते हैं मोदी जी का तो फिर हम उन्हीं को वोट देंगे। एक ये फैक्टर हो जाता है। तो जो केंद्रीय योजनाओं का जो लाभ है डायरेक्ट मिल रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो स्वास्थ्य लाभ को लेकर के कोई भी योजना है, वो डायरेक्ट मिल रहा है। तो इससे एक सकारात्मक छवि बनी। एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर जीविका दीदी को लेकर के है। जीविका दीदी हमेशा से नीतीश कुमार के साथ रहे। कारण ये है कि
कई तरह के लाभ जो है जीविका दीदी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्यक्ष रूप से दिया है। पिछले दिनों जो एक ट्वीट का दौर चालू हुआ था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उनमें जीविका दीदी और आशा जो बिहार में काम करती है, उनको उनका जो मानदेय बढ़ाना हुआ वो सब उन्होंने किया है। और जाहिर सी बात है कि महिलाओं का जो एक बड़ा वर्ग जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। इसके साथ साथ जो उनका विकासात्मक कार्य जो बिहार में हुआ है, चाहे रोड की बात हो जाए, उसके बाद में फिर और भी अन्य प्रकार के जो प्रशासनिक सुधार की बात हो जाए, ये एक सबसे बड़ा कारण है कि लोग भले ही कहे कि भाई 90 का दौर या फिर 2005 के बाद का दौर, दोनों में अंतर लोग समझते हैं और ये प्रत्यक्ष रूप से बोलते भी हैं कि 90 का दौर क्या था और उसके बाद का दौर क्या है। अब मैं राजद का जिक्र कर लेता हूँ। राजद को लेकर के हमेशा से एक छवि जो 2005 के बाद जो बनी कि लगातार कि भाई जब से वो सत्ता में नहीं है तब से ये दौर जो है चालू हुआ है, और उससे पहले भी ये दौर था कि भाई जो पार्टी है वो लगातार जो अपराध को लेकर के है या फिर भ्रष्टाचार को लेकर के है, लगातार इन चीजों पर जो है वो बैकफुट पर रही है। और इनका भी एक वोट बैंक है, और वो वोट बैंक है एम और वाई। इस बार जो वोटिंग जो हुई है किशनगंज की, मैं अभी रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वहां के लोगों का बयान में सुन रहा था। बूथ स्तर के मतदाता जो वहां पर मतदाता जो बूथ पर जो मतदान देने के लिए पहुंचे हुए थे, वो एक विशेष वर्ग के थे। इसमें कहीं कोई अब कहने में दो राय नहीं है। वो बदलाव खोज रहे थे, मतलब वो एक नई सरकार महागठबंधन के नेतृत्व में बनाने की बात कर रहे थे। तो इस बार भी एम वाई समीकरण ठीक ढंग से काम किया है, और खास करके जो सीमावर्ती जिले हैं, इस बार तो जो है जो विधानसभा जिन सीटों पर जो हुआ है मतदान, वो सभी विधानसभा सीटें सीमावर्ती जिले ही हैं, एक दो को छोड़ करके, जहानाबाद वगैरह सब को छोड़ करके। लेकिन किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, इन सभी जगहों पर जो मतदाता है, मुस्लिम मतदाता वो मतलब लगातार सुबह से ही जो है बूथों पर पहुंच करके बम्पर वोटिंग किया है उन्होंने। और एमवाई समीकरण बखूबी यहाँ देखने को मिल रहा है। इसमें अब आने वाले समय में जो आंकड़ा आ रहा है वो जाहिर सी बात है कि वो एनडीए का अभी आंकड़ा चल रहा है कि भाई 130, 129 ऐसे करके बहुमत आ रहा है। लेकिन ये दोनों वर्ग की ये जो सेकेंड फेज का चुनाव है, इस सेकेंड फेज के चुनाव बहुत ही निर्णायक भूमिका में जो है रहने वाला है। पहले कहा जा रहा था कि 120 सीटों 121 सीटों पर जो पिछले फर्स्ट फेज में जो मतदान हुए थे उसमें 65 या 70 सीट जो है एनडीए के पक्ष में दिखाया जा रहा था। लेकिन इस बार का जो मतदान हुआ है, सेकेंड फेज में जो मतदान हुआ है, उसमें बराबरी का टक्कर दिखाया जा रहा है। अब लोगों को या फिर दर्शकों को ये समझना होगा कि भाई ये सेकेंड फेज का जो मतदान हुआ है, इसी फेज में जनता ने निर्णय किया है कि कौन बिहार की सत्ता पर बैठेगा और कौन बिहार की सत्ता से बाहर होगा। विपुल, आपने बड़ा सही आकलन दिया। पीयूष, मैं ओवर टू यू आपको करता हूं। विपुल ने शायद एग्जिट पोल का भी जिक्र कर दिया है, हालांकि एग्जिट पोल नहीं माने जाते हैं। थोड़ा सा एक दिलचस्प आंकड़ा बताऊं। एक एग्जिट पोल है जिसने जिक्र कर दिया है कि एनडीए को 167 के आसपास सीटें मिल गई हैं। तो क्या विपुल ये माना जाए कि नीतीश और दोनों भाइयों की, नीतीश और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने कमाल कर दिया है? सर, एग्जिट पोल होता है, उस पर अब कई आंकड़े जो होते हैं वो भविष्य के गर्त में होते हैं। लेकिन जो जोड़ी है इस बार नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, वो जोड़ी भरपूर काम किया है बिहार के लिए। और चुनाव प्रचार में भी जो है दोनों ने अपने अपने स्तर से पूरा बल लगाया है। और जो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग सभा करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग सभा करते थे। यहाँ बात भी फंसती है कि भाई दोनों एक मंच पर क्यों नहीं जुटते हैं, दोनों बड़े नेता हैं।
यहाँ ये भी बात समझनी होगी कि अगर एक सभा अगर दोनों बड़े नेता करते हैं तो वो समय कील होता है, और लगातार 25 दिनों से 24 दिनों से, 1 महीने का ही समय था चुनाव को लेकर के, और 24-25 दिनों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब उन्होंने किसी सभा में भाग नहीं लिया, जनता को संबोधित नहीं किया। तो चुनाव प्रचार को लेकर के तो दोनों बड़े दलों के बड़े नेताओं ने एड़ी चोटी एक कर दिया। और संभवतः जो एक आंकड़ा मैं यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र कर देना चाहता हूँ कि जो वोट चिराग पासवान जब 2020 में अकेले चुनाव लड़े थे, तो जो वोट चिराग पासवान ने भाजपा और जदयू के वोटरों का काटा था, वो अब निफिक्र होकर के एनडीए को वोट कर रहा है, क्योंकि दुविधा वाली बात जो है खत्म हो गई थी। और एनडीए का जो वोटर है वो एक मुश्त इकट्ठे होकर के वो पढ़ रहा है। अब इसमें 9-6 कहीं नहीं है। कुछ कुछ जगहों पर ऐसी बातें देखने को मिली है कि भाई प्रत्याशी अगर चेंज हो जाते हैं, प्रत्याशी अगर बदल दिए जाते हैं, तो वो छोटी मोटी चीजें होती है जो अंत तक जो है वो सुलझ जाती हैं। मतदाताओं के बीच में बड़े नेता जाते हैं, बातचीत करते हैं मतदाताओं से, तो वो चीजें क्लियर हो जाती है। लेकिन जो सीटें, क्योंकि पिछली बार 43 सीटें ही जीत पाई थी, दो एक निर्दलीय और एक बसपा के प्रत्याशी जो है जीत करके आए थे, तो वो जदयू में शामिल हो गए थे, तो वो 45 के लगभग जो है वो उनका जो है बहुमत था। तो अब जो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रत्याशियों ने जो वोट काटा था भाजपा और जदयू का, जिसके कारण से नीतीश कुमार जो है बैकफुट पर आए थे, उसकी भरपाई जो है इस बार देखने को मिलेगी। बिल्कुल विपुल, देखिए कुमार- सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन स्वाधीन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इतना समय दिए। और बिल्कुल विपुल, सवाल ये रहेगा कि अभी एक एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल में पिछली बार जिस प्रकार से दिखाया गया था कि आरजेडी बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, उसी प्रकार से इस बार इस एग्जिट पोल में जेडीयू को बड़ी पार्टी दिखाया गया है। 35 से लेकर 45 सीट लोग कह रहे हैं कि आएगी, 57 पे कंटेस्ट कर रही है, 35 से 45 सीट लग रहा आने की। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर एग्जिट पोल लगभग की बात करता है तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक स्पष्ट आंकड़ा जो देने की बात होती है वो 14 के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि पार्टी जदयू जो है अधिक सीट ला रही है इस बार, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एनडीए का जो वोटर है वो एक मुश्त एनडीए को वोट दिया है। और 2020 के विधानसभा चुनावों में जो गलतियां चिराग पासवान से हुई थी और इस बार उसको सुधार लिया गया, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एनडीए पार्टी, एनडीए में जो जदयू है, जदयू एक बड़ी संख्या में लाने जा रही है सीटें, जो 43-45 पर लोग जो अटकी हुई थी, अब वो हो सकता है 50 के पार निश्चित तौर पर जाएगी। अगर 50 के पार अगर जदयू चली जाती है तो जाहिर सी बात है कि 75-77 के लगभग जो है भाजपा का वोट है, सिटिंग अभी विधायक है, तो वो ऐसे तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि भाई उतना ही सीट आएगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर 10-5 ऊपर नीचे भी हो जाता है तो सरकार बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल इसके अलावा फिर एक ब्रेकिंग खबर है विपुल की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व बिहार मंत्री शकील अहमद ने पार्टी की प्राथमिकता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा के बाद उन्होंने कहा है कि फैसला भारी मन से लिया गया है। अहमद ने भी बताया कि मैंने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि मैं साथियों के मतभेदों के कारण इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन मैं कांग्रेस की नीतियों और सिद्धांतों का समर्थन करता रहूंगा। मैंने सिर्फ पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता छोड़ी है, विचारधारा नहीं। कैसे देखते हैं राम बंधु जी इसको? शकील अहमद ने
जो है इस्तीफा दे दिया, सेकेंड फेज की वोटिंग थी, क्या इसको समझा जाए कि पहले ही दामन छोड़ दिया जा रहा है कांग्रेस का? देखिए इसमें एग्जिट पोल सही हो गलत हो, परिणाम चाहे जो भी आए, कांग्रेस के हिस्से में जो आंकड़े आने वाले हैं वो तो चिंताजनक होगा ही। महागठबंधन अगर बढ़ता भी या बढ़ेगा भी तो भी आरजेडी जी बढ़ेगी। कांग्रेस इस बार अपनी हिस्से की लड़ाई लड़ी है। देखिए कांग्रेस की जो छवि थी वो आरजेडी के बी टीम के रूप में थी, यानी कांग्रेस को कितनी सीटें दें ये लालू परिवार तय करता था। कांग्रेस के टिकट से कौन कौन से उम्मीदवार चुनाव मैदान में जाए, यानी कांग्रेस अपनी मिली हुई सीटें पे खुद के उम्मीदवार भी नहीं उतारते थे, उसे लालू परिवार से सहमति लेनी पड़ती थी। तो इस बार जो कृष्णा अल्लावरू प्रभारी के रूप में आए और राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष बने, तो इन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी आरजेडी के साथ महागठबंधन के अंदर अधिक सीटें लाने की, जीतने वाली सीटें लाने की, और जो भी सीटें उनको मिली उस पे वो अपने तरीके से उम्मीदवार भी उतारे और आरजेडी के कई सीटों पे फ्रेंडली फाइट भी किया। तो जब कृष्णा अल्लावरू प्रभारी बन के आए थे उसी समय से शकील अहमद खान एक आरजेडी को लेकर के एक बागी सुर अपनाए हुए थे और एक लॉबी था कांग्रेस पार्टी के अंदर, बोलता था कि महागठबंधन से बाहर जाके कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। कोई बोलता था कि एक प्रतिमा देवी हैं, विधायक रही हैं, उनका कहना था कि 100 सीटों पे कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए था। तो कांग्रेस को अब अलग अपनी जमीन, अपनी सियासी जमीन बढ़ाना चाहिए। इस नैरेटिव को लीड करने वाले शकील अहमद खान हैं। तो उन्हें इस जो 2 फीस का चुनाव हो गया, इसके बाद उनको जो जमीनी सच्चाई पता चली होगी, तो कहीं ना कहीं उनके मन की जो भड़ास थी, जो नाराजगी होगी, उस त्याग पत्र के जरिए निकली है। देखिए अभी रिजल्ट आने दीजिए, कांग्रेस का सूर बिल्कुल। बदलेगा। राम कृष्णा बंधु अल्लावरू जी, को जिस विपुल, दोनों लोग तरीके देखिए रिजल्ट का ही इंतजार है। 14 नवंबर अगले 3 दिन बाद रिजल्ट आ जाएंगे और पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। और आप लोग हमारे साथ इतना समय साझा किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। लड़ रहा था बिहार इलेक्शन में और लगभग सभी सर्वे में एनडीए की भारी जीत की भविष्यवाणी की गई है। अब ये भविष्यवाणी है, सबसे पहली बात तो ये है कितना सच होगा कितना झूठ होगा ये तो 14 नवंबर ही बताएगा। एक सर्वे में दावा किया गया है कि 130 से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना है, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। और बता दें कि ये आकाशवाणी कितनी सच होगी ये तो खैर वो 14 नवंबर ही बताएगा। मैं आपको बार बार यही चीज बता रहा हूं, लेकिन जो एग्जिट पोल हैं, जो सर्वेयर हैं, वो लगातार अपनी एक आंकड़े जारी कर रहे हैं जिसमें आपको बताया कि 130 से ज्यादा सीट मिलने की बात हो रही है एनडीए को। वहीं नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी लगभग तय मानी जा रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। एक और जो है एग्जिट पोल है जिसमें एनडीए को 147 से 167 सीटें की भविष्यवाणी बताई जा रही है, जबकि एक और सर्वे रिपोर्ट ने जो है सर्वे किया और ये दावा कर रही है कि भाई 135 से 150 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। कई सर्वे हैं, एक ने जो है 133 से 148 का दावा कर दिया, तो दूसरे ने 133 से 159। मतलब अगर मोटा मोटा बात किया जाए तो 130 से 150 जो एनडीए है वो लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है आ सकती है लेकर के, और नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है। अब महागठबंधन की बात कर ले तो महागठबंधन के लिए तस्वीर उत्साहजनक नहीं है। उसे अलग अलग सर्वे में 73 से 108 सीटों के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। कुल मिलाकर एक सर्वे रिपोर्ट है, उसके थ्रू जो है पोल्स ऑफ पोल के औसत के अनुसार एनडीए बहुमत के पार पहुंचता दिख रहा है, जबकि महागठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि नतीजे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की वापसी का संकेत दे रही हैं। बिहार में चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन एक सर्वे रिपोर्ट है और एक एग्जिट पोल है जिसमें मेगा एग्जिट पोल बताया जा रहा है। उसमें बिहार चुनाव के पहले चरण के अनुमान में जदयू को सबसे बड़ी बढ़त
मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे 35 से 45 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा 20 से 30 सीटें मिलने की संभावना है, और दूसरी ओर अगर हम बात करें आरजेडी की तो 25 से 35 सीटें मिलने का अनुमान आरजेडी का है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं। मतलब राहुल गांधी जिस प्रकार से 2 महीने से लगातार वोट चोरी यात्रा, तमाम यात्रा उन्होंने बिहार में किया है, युवाओं से बातचीत की है, महिलाओं से बातचीत की है, बुजुर्गों से बातचीत की, तो माफ करिए, मुख्य तौर पे यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस इतनी कम सीटों पर आंकना, क्या लगता है क्या वास्तव में इतना आंकना चाहिए कांग्रेस को 5 से 10 सीटें? मुझे तो ये पच नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल वो तो 14 नवंबर ही बताएगा कि असलियत क्या है। और वहीं वाम दलों में सीपीआई-एमएल में को जो है 10 से 15 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। इसका मतलब है कांग्रेस और सीपीआई-एमएल दोनों सेम ही जो है स्तर पे हैं। 10 से 15% कांग्रेस की बताई जा रही है, वहीं सीपीआई-एमएल को भी 10 से 15 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। लोजपा, रामविलास और रालोसपा के लिए स्थिति कमजोर बताई जा रही है। 30 सीटों पर जो है चिराग पासवान लड़े थे, लेकिन उनके लिए अभी स्थिति कमजोर बताई जा रही है। 14 नवंबर को काउंटिंग से पहले जो है ये भविष्यवाणी चल रही है। लगातार मीडिया चैनल्स में लोग जो है ये चीजें समझ रहे हैं कि आखिर क्या हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड वोटिंग अक्सर चौंकाने वाले नतीजे ही देते हैं। अभी जो है बात करें वोटिंग की, तो वोटिंग की ही बात कर लेते हैं। फेज 1 में कितना बम्पर वोटिंग हुआ, फेज 2 में कितना बम्पर वोटिंग हुआ, और तमाम बड़े पत्रकार भी ये बातें कर रहे हैं कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ते हैं सत्ता बदलती है। लेकिन वहीं 2020 में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम थे। नीतीश कुमार की भी सत्ता वापसी हुई, और उसमें जहां तक देखा गया आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी निकल करके आई है। उसके बाद बीजेपी रही है, और तीसरे नंबर पे जदयू की गई। लेकिन इस बार का जो एग्जिट पोल है वो जदयू के हिस्से में जा रहा है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं 35 से 45 सीटें जदयू के हिस्से में बताया जा रहा है। और जो एग्जिट पोल है 2025 का, ये वास्तव में काफी रोमांचक है। और इलेक्शन तो कहा ही जाता है कि एक बहुत बड़ा महापर्व है। लगातार हमारे साथ लोग भी जुड़े थे और बातचीत कर रहे थे, क्योंकि आज जिस प्रकार से सीमांचल की एरिया का चुनाव था, तो वास्तव में सीमांचल का जो पूर्णिया प्रमंडल है वो वास्तव में डिक्लेयर करता है कि आखिर चुनाव किसके हाथ में जाएगा। और जिस हिसाब से वहां की जो पूर्णिया प्रमंडल की सीटें हैं, विधानसभा है, वहां पर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो काफी चौंकाने वाले रहे हैं। और आज दूसरे चरण में जैसे कि वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अभी तक जो 5 बजे तक का आंकड़ा है वो पश्चिम चंपारण का 69.02% रहा है। पूर्वी चंपारण की बात करें तो 69.31 यानी 3-1 रहा है। सीहोर का बात करें तो 67.31% रहा है। और वहीं मधुबनी की बात करें तो 61.79% रहा है। सीतामढ़ी की बात करें तो 65.29% रहा है। सुपौल की बात करें तो 70.69% रहा है। किशनगंज की बात करें जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 76.29% किशनगंज में वोटिंग हुई है। अररिया में वोटिंग हुई है जो है 67.79, पूर्णिया में वोटिंग हुई है 73.79, कटिहार में वोटिंग हुई है 75.23। यानी साफ तौर पे देखिए क्यों ही ज्यादा आंकड़े की बात करना, किशनगंज और कटिहार में जो है सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। किशनगंज की बात करें तो 76.26 और कटिहार की बात करें तो 75.23% वोटिंग हुई है। लेकिन किशनगंज की बात करें तो मैं लगातार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि जहां पर 67% मुस्लिम आबादी वाले एरिया हैं किशनगंज जैसे, जहां पर बंगाल से सटे वो जो है जियोपॉलिटिकल रीजन है इनके, तो वास्तव में वहां भाषा की भी बात होगी, क्योंकि वहां ज्यादा बोलने वाले उर्दू के लोग हैं। तो वास्तव में उसी हिसाब से कैंडिडेटों को चुनाव में वोटिंग किए गए होंगे। 67% मुस्लिम है, तो AIM को मजबूत फैक्टर माना जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से ओवैसी बी टीम की बात हो रही थी, उसमें भी
उन्होंने बताया कि वास्तव में वो जो कॉलर पे उनके दाग था वो हटाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इस बार क्या वास्तव में पुरानी तरह से जैसे हुआ था वैसे ही खेल ना हो जाए कि बाद में आरजेडी को जाकर के इनके विधायक समर्थन ना दे दें और पूरा खेला पलट जाए। बिहार इलेक्शन एग्जिट पोल रिजल्ट की बात करेंगे तो सभी प्रमुख एग्जिट पोल सर्वे में एनडीए की मजबूत बढ़त दर्ज की गई है। एक पोल्स एग्जिट पोल है जिसमें एनडीए को 135 से 150 सीटें और महागठबंधन को 88 से 103 सीटें दी गई हैं। वहीं दूसरा सर्वे में एनडीए को 147 से 167 सीटें दी गई हैं, वहीं जो है महागठबंधन को 70 से 90 सीटें। और एक बहुत बड़े मीडिया ब्रांड ने भी इसको लेकर के सर्वे किया है जिसमें 130 से ज्यादा सीट मिलने की भविष्यवाणी कर दी गई एनडीए को। सभी सर्वे जो है वो लगभग 148 सीटों के साथ बहुमत के पार जा सकता है। एनडीए के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 148 के पार एनडीए जा सकता है, बहुमत की सीटें ले आ सकता है, जबकि महागठबंधन को 88 सीटों पर ही रोक लग जाएगी। ऐसा सर्वे बता रहे हैं, जो एग्जिट पोल आई हुई है वो बता रही है। लेकिन एक बहुत बड़ी वास्तव में चौंकाने वाले ये खबर है, अगर ये वास्तव में 14 तारीख को ये सारे एग्जिट पोल साबित होते हैं तो काफी दिलचस्प रहेगा और चुनाव कवरेज करने में भी एक थोड़ा सा उत्साह रहेगा कि आखिर जिस प्रकार से जमीन पे क्या दिखाया जा रहा था और एग्जिट पोल और रिजल्ट में जनता क्या सोचती है। क्योंकि मैंने कई लोगों से बात किया बिहार में, तो ऐसा कहता है कि भैया यहाँ पर बहुत बात करेंगे बीजेपी जदयू और वहां जाकर वोट आरजेडी और कांग्रेस को दे देते हैं, तो कई प्रकार की बातें निकल करके आती हैं। लेकिन हमने इस चीज को लेकर के न्यूज रूम में भी जिक्र किया, हमारे कई पत्रकार साथी हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की और मैं खुद गया था इस चीज को लेकर के जिक्र करना कि आखिर सीमांचल की वो जो सीटें हैं लगातार अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, तमाम ऐसी सीटें हैं उन पे मैंने चर्चा किया है और वास्तव में एक रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा और आप बताइएगा कि आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी और हमारा ये पूरा लाइव का प्रसारण कैसे लगा। नवभारत को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और उससे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में सीमांचल एक केंद्र बना हुआ है और इस मतदान को लेकर के लगातार जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं वो प्रचार प्रसार कर रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सीमांचल के सुरजापुरी और शेरशाहवादी मुसलमान किसकी तरफ जाएंगे। साथ में महिला वोटर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे हैं सीमांचल में। तो सीमांचल की कई सीटें हैं, जैसे कि अब हम बात कर लें किशनगंज की, अररिया की और पूर्णिया की और कटिहार की। इन सभी सीटों पर हम प्रॉपर्ली चर्चा करेंगे और पूरे सेकेंड फेज वोटिंग को लेकर के जो 122 सीटों पे वोटिंग होने वाली है उस पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। तो इसी कड़ी में मैं बात करना चाहूँगा, मैं आ गया हूँ अपने न्यूज़ रूम में तमाम पत्रकार साथी हमारे काम कर रहे हैं और लगातार बिहार कवरेज को लेकर के हर एक खबर को अपडेट करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे कई सारे लोग हैं, लेकिन इस बीच में पत्रकार जगत के एक ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारे साथ जो है हमारे गुरु के रूप में हमारे द्विवेदी सर हैं और वैसे तो मेरा कोई फ़र्ज नहीं बनता कि मैं आपसे कोई सवाल करूं। और कैसे हैं सर आप? हाँ, मैं ठीक ठाक हूँ और बड़ा अच्छा है। आपने बड़े सामयिक विषय चुना है बिहार के चुनाव के सेकंड फेज को लेकर, क्योंकि मुद्दा ये है कि आगाज़ तो हो गया है, अंजाम बाकी है। अभी 14 नवंबर तक सब पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है और ईवीएम क्या नतीजा देगा, ये पता लग जाएगा। बिल्कुल। लेकिन सर अब 14 नवंबर को वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है बताना, लेकिन अब जो पत्रकारों का काम है कि वास्तव में इलेक्शन कमीशन के डिक्लेयर होने से पहले हम समीकरण से बता दें कि वास्तव में क्या हो सकता है। क्योंकि पिछले कुछ चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से 2010 में देखा गया, 2010 में सबसे बड़ा जो फैक्टर मुझे लगता है कि वहाँ पर उस समय AIMIM नहीं थी। 2015 में भी सेम चीज़ हुई है, लेकिन 2010 और 15 में एक खासियत है कि 2010 में 12 सीट NDA को मिली थी और 2015 में वही 17 सीट महागठबंधन को मिली थी।
2020 क्योंकि 15 और 10 जाने मतलब बहुत बड़ा था, क्योंकि 10 में नीतीश कुमार की एक लहर चल रही थी जिस प्रकार से 2014 में पीएम मोदी की चली थी। 2020 पे चर्चा करेंगे क्योंकि वहाँ पर जो ओवैसी थे वो 5 सीट सीमांचल के साइड से जीते थे, जिनमें उनके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। अख्तरुल ऐसे कुछ करके नाम है, अख्तरुल रहमान जी जो है वो AIMIM के राष्ट्रीय बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो अभी भी एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब सर सवाल ये आ जाता है कि क्या जो सीमांचल का चुनाव है वो जो 4 जिले हैं, क्या वास्तव में वही 4 जिले डिक्लेयर करते हैं जिस प्रकार से पिछले चुनाव में भी देखा गया था कि तेजस्वी यादव को अगर वो 24 सीटें सेव कर लेते तो वो मुख्यमंत्री बनते आरजेडी से। तो क्या वास्तव में वो 4 जिले इस बार किधर जा रहे हैं? क्या लग रहा मुस्लिम वोटों का? आप जो कह रहे हैं उसमें ये बात तो सही है कि तेजस्वी यादव का आधार कुछ बढ़ा है और लोग उन पर विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी जानती है। इसलिए ये कहा जाए कि वो दालू के बेटवा हैं, इस वजह से उनको घसीटा जा रहा है, तो ये बात अलग है। एक नौजवान व्यक्ति का नेतृत्व तो सभी लोग चाहते हैं और लोग चेंज भी चाहते हैं, क्योंकि इस चुनाव में मुझे ये लगता है सम टोटल कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो काम करेगा अपना। और क्योंकि लोगों ने 11 वर्ष का नीतीश कुमार जी का शासन देखा है, इस दौरान जो जिस प्रकार से चीज़ें चली उन जगह सुशासन बाबू के नाम थे। अब सुशासन बाबू तो रहे वो, लेकिन उसके बाद ये चीज़ है कि जो ये कहा जाता है कि जंगल राज। अब अगर आप जंगल राज का अगर आरोप लगाते हैं तो ये बताइए कि 11 वर्ष के शासन में या डबल इंजन सरकार के बाद भी परिवर्तन क्यों नहीं आया? वो तो जंगल राज को हटा सकते थे। अब इतना पुराना मुद्दा लेकर के लोगों की आलोचना किया जाए तो उसमें क्या बात उठती है? सवाल उठते आपके पास एक इनिंग थी लंबी, बहुत कुछ कर सकते उसमें। फिर बिहार की जनता को कोई सामान्य जनता नहीं है, बहुत समझदार जनता है, उसमें विवेक है। वो ऐसा नहीं है कि अगर आप कहें कि शिक्षा कम है या बाकी तमाम चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। वहाँ से देश में सबसे ज़्यादा IAS और IPS अफसर बिहार देता है। इसके अलावा वहाँ का युवक जो है वो कभी घर में घुसकर नहीं रहता। जैसे वो महाराष्ट्र के युवकों जैसा वो ऐसा नहीं कि मुझे अब स्थानीय जॉब मिल जाए मैं कहीं जाऊँगा नहीं, उसमें मोबिलिटी है। वो देश की राजधानी तक दस्तक देता है और उस व्यक्ति में क्षमता है, जब इसकी इतनी सूझबूझ है, समझ है और वो जानता है पॉलिटिक्स को बेहतर, बिहार का युवा बेहतर समझता है दूसरी जगह पर। अब उसके बाद में निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि इस समय लोग सोचें कि एक परिवर्तन लाया जाए। अब दूसरी बात जो उठती है, एक भैया फ्री रिलीज के बारे में कहूँगा, जो फ्री रिलीज चल रही हैं, दोनों पक्ष उसके दोषी हैं। दोनों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए बहुत कुछ किया है। मतदाताओं को लुभाने के लिए है कि आप कुछ ऐसी बात कहिए जो वास्तव में लागू कर सकें। अगर आप हर युवक को नौकरी देने की बात करेंगे तो कहाँ से दे पाएंगे और इतना फंड कहाँ से लाएंगे, इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? तो इस प्रकार हवा या आसपास में बहुत चल रहे हैं। दूसरी बात है, बिल्कुल सर, आपने थोड़ा सा लेकिन मुद्दा डाइवर्ट कर दिया। जहाँ आपने फ्री की रेवड़ी की बात कर दी, जो वास्तव में पक्ष और विपक्ष दोनों द्वारा दिए जा रहे हैं। जी। लेकिन वो तो लगातार देखा जाए तो दिल्ली चुनाव से ही चालू हो गए थे। केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ी बांटी, बीजेपी ने बांटी, उसके बाद धीरे से शिफ्ट हो गए बिहार चुनाव को लेकर के। हरियाणा में भी फ्री की रेवड़ी दी गई, मध्य प्रदेश में भी दी गई। मैं कंफर्म नहीं हूँ मध्य प्रदेश का लेकर, यही सिलसिला चलता रहा। आप लेकिन सर बिल्कुल ठीक है, हम अभी इस मुद्दे से थोड़ा साइड होते हैं। कल 122 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, सीमांचल के 24 विधानसभा सीटों पे और 4 जिलों पे। सीमांचल की बात करें तो लगभग 30 से लेकर के 50% इन जिलों में मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जो निर्णायक होते हैं कि असल में सरकार किसकी बनेगी। क्योंकि जिसके खाते में 24 सीट लगातार यहीं से तय हो जाएगी इन चारों जिलों से, तो उसका तो काम फाइनल है। पूर्णिया से पप्पू यादव लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या समझ रहे हैं कि क्या वास्तव में पप्पू यादव को लेकर के MY समीकरण जो है वो काम करेगा? सर पप्पू यादव एक मजबूत नेता है, भले ही उनको इग्नोर किया जाता हो कई क्षेत्रों में, लेकिन ऐसा है कि उनका अपना जनाधार है। और जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ तो निश्चित रूप से उनका वोट, गट्ठा वोट जो है वो तय करते हैं कि हमको किस दिशा में जाना है। और अगर उनको ऐसा लगता है कि ये बीजेपी के साथ मुस्लिमों को तालमेल, कम से कम यूपी में तो बिल्कुल बिगड़ गया है, होता ही नहीं।
वो अपने मंत्रिमंडल में या टिकट देने के मामले में मुस्लिम को बीजेपी कभी प्रेफर नहीं करती। ऐसी स्थिति में जब बीजेपी का नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन है तो उसमें ये लगता है कि मुस्लिम को जाएंगे आरजेडी और इसके कांग्रेस के खाते में, ऐसा मुझे लगता है। तो भैया लगातार जो है ये कहा जा सकता है कि चाहे बात फ्री की रेवड़ी हो, चाहे मुस्लिम बाहुल्य इलाके हो, चाहे कुछ भी, वो सारे फैक्टर, चाहे एंटी इनकमेंसी, वो सारे फैक्टर मुझे जहाँ तक लगते हैं कि सीमांचल में काम कर रहे हैं। और सीमांचल की अररिया सीट पे बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं आकाश जी हैं। आकाश जी हमारे एक मुखर पत्रकार हैं और आकाश जी से हम समझना चाहेंगे अररिया सीट की समीकरण क्या कह रहे हैं। आकाश, अररिया की बात करें तो ये सीमांचल में आता है और इसमें मुस्लिम डोमिनेंस ज़्यादा है, मुस्लिम मतदाताओं की ज़्यादा है, मतलब लगभग 50+ मुस्लिम मतदाता है, 50%। और पिछली बार अगर बात करें तो अररिया सीट से AIMIM जीती थी। तो इस बार भी जैसे वैसे भी असदुद्दीन ओवैसी पार्टी इस बार भी अलग ही लड़ रही है। तो ये बहुत क्रूशल रहेगा मतलब भाजपा और महागठबंधन के लिए कि यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि महागठबंधन को भी मुस्लिम वोट चाहिए, तो इसलिए ये क्रूशल होगा। तो मतलब साफ तौर पे आप यही कह रहे हैं कि आकाश की जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वहाँ पिछली बार चुनाव निकाली थी, इस बार भी अकेले ही लड़ रही है। तो मतलब 2020 जैसा चुनाव था वैसे ही मेनली मुस्लिम और यादव का जो फैक्टर है, समीकरण है, वो चलने नहीं देंगे असदुद्दीन ओवैसी जी। हाँ, वही डर है। और इस बार भी मतलब ये बात करें तो, लेकिन इस बार कांग्रेस ने वहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है और जेडीयू ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारा नहीं, है। देखिए आकाश, क्योंकि बिल्कुल मैं आपकी बात बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। जैसे किशनगंज में स्वीटी सिंह को उतार दिया गया, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, किशनगंज में भी मुस्लिम हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या अगर अपन देखते हैं तो जातिगत समीकरण बिठा करके पार्टियां चुनती हैं। बिल्कुल यही बात है। और जातिगत समीकरण, इसीलिए जेडीयू और मतलब कांग्रेस ने भी वहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार दिया है। ये इसलिए क्योंकि पिछली बार जैसे वो हुआ था, तो इसीलिए कि ताकि मतलब वोट काटे जा सके और ओवैसी को रोका जा सके। मतलब ओवैसी बहुत बड़ा फैक्टर बन के दिख रहे हैं सीमांचल में। हाँ, सीमांचल इलाके में, क्योंकि पिछली बार भी जो 5 सीटें उसने जीती थी ओवैसी पार्टी ने, वो सीमांचल के पूरे इलाके से ही जीती थी। उसमें 24 सीटें आती हैं लगभग, उसमें से 12 एनडीए गठबंधन ने जीती थी, 7 आरजेडी और 5 अन्य ठीक है। अररिया के बाद अब वास्तव में चर्चा करना बनता है कटिहार पे। कटिहार की बात करें तो 42% मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से आता है और लगातार जो है वहाँ पे 2020 से ही AIM जीत रहा है। पिछले चुनाव की बात करें 5 सीट AIM सीमांचल क्षेत्र से निकाला था, लेकिन इस बार जो 24 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, वास्तव में कटिहार क्या रोल प्ले करेगा, आइए समझते हैं अमन से। अमन हमारे साथ ही इस वक्त हमारे साथ हैं। और अमन, क्या लग रहा है कटिहार की अगर हम बात करें तो कटिहार में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर वास्तव में काट चल रही है हर पार्टियों को लेकर के? कटिहार देखिए, कटिहार पहले से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। शुरू से ही कांग्रेस उस पर कब्जा जमा के रखी थी, लेकिन बाद में 1999 के बाद जो है कि 2009 के आसपास तक बीजेपी ने कब्जा जमा के रखा वहाँ पर। फिर वो कांग्रेस के पाले में फिर सीट चली गई। तो कटिहार मायने रखता है, क्योंकि इस पिछले चुनाव को अगर देखते हैं तो कटिहार में जो है कि 3 सीट जो है बीजेपी के पास थी, 2 कांग्रेस के पास थी, एक जेडीयू और एक भाकपा माले के पास थी। तो इस बार की भी लड़ाई कटिहार में काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। क्या कहना चाहते हैं अंततः? मतलब कटिहार की लड़ाई तो हो ही रही है, लेकिन और जो पार्टियां हैं वो कैसे इस चुनाव को लड़ रही हैं? सारी पार्टियों में जोर लगा के तो लड़ रही हैं। इस बार कांग्रेस जो है कि खासकर वहाँ की सीट बचाने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि कांग्रेस का ऑलरेडी वहाँ गढ़ रहा है और भाजपा जो है कि एनडीए के साथ गठबंधन में है। तो जाहिर सी बात है भाजपा वापस जो है कि आना चाहेगी कटिहार में। बिल्कुल। तो साफ तौर पे ये है कि भाई कटिहार में खाली एक फैक्टर है कि कांग्रेस अपनी सीट बचा रही है और सभी पार्टियां सीट छीन रही हैं। वैसे मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे कि 2020 की चुनाव की बात करें तो मुख्य तौर पे जो भी पार्टियां अलग अलग लड़ी थी वो मेनली थी एनडीए, महागठबंधन और आपकी AIMIM। लेकिन अब इस बार एक पार्टी और ऐड हुई है, जनसुराज। जनसुराज क्या इम्पैक्ट डालेगा सीमांचल पे या कटिहार पे, एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए, जनसुराज के आने से बिहार की राजनीति में काफ़ी हलचल हुई है। और जहाँ तक सीमांचल की बात रही तो सीमांचल में जनसुराज के आने से एनडीए को फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है खासकर, क्योंकि जहाँ तक जनसुराज जो है कि और जनसुराज के साथ में AIM भी है, तो AIM जो है कि आरजेडी का काफ़ी नुकसान करेगी।
और जो है कि आरजेडी का जहाँ तक नुकसान होगा तो हो सकता है एनडीए को इधर फ़ायदा मिल जाए, और जनसुराज कुछ हद तक एनडीए का भी वोट काटने की भी फिराक में है। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ मैं समझना आपसे चाह रहा था कि जनसुराज और एआईएम आपस में दोनों बोलते हैं ना वो माइनस माइनस प्लस, तो वो वाला काम करने का काम कर रही हैं। तो भाई लगातार जो है जो चुनावी बातचीत है वो जारी है, आपको जैसे मैंने बताया, और लगातार जो हमारे मित्र हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जिस प्रकार से मतदान है, 11 तारीख है, सेकेंड फेज का इलेक्शन है, और इलेक्शन को लेकर के लगातार जो महिला वोटर्स हैं, जो पुरुष वोटर्स हैं, बटन दबा रही हैं। लेकिन ये बयार किसके दिशा में बह रही है ये तो 14 नवंबर ही बताएगा। 14 नवंबर यानी चिल्ड्रन डे नहीं, उस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। अर्पित हमारे साथ हैं। अर्पित, सीमांचल की अगर बात करते हैं तो दिमाग में क्यों ये निकल के आता है कि यार मुस्लिम बाहुल इलाके हैं और यहाँ पर जो है एनडीए का कभी राज नहीं चलने वाला है। तो थोड़ा सा पिछले चुनाव पे चर्चा कर लेते हैं कि पिछले चुनाव में एनडीए का क्या प्रदर्शन रहा है। तो बहुत पीछे नहीं जाएंगे, 2020 पे बात कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में 2020 की तरीके से या 2010 की तरीके से एनडीए इस बार प्रदर्शन कर सकता है? 2020 के तरीके से देखा जाए तो 2020 में समीकरण कुछ अलग थे। वहाँ पे सीट में वहाँ पे एआईएम जो थी वो पप्पू यादव की पार्टी के साथ थी। पप्पू यादव फ़िलहाल कांग्रेस में अपना पार्टी का विलय करके, और दूसरी तरफ जो है भाजपा जेडीयू साथ में थे, वो वापस से भाजपा जेडीयू साथ में है, और आरजेडी कांग्रेस जो महागठबंधन है वो एक बार फिर एक साथ में है। तो इस बार जो है पप्पू यादव का जो प्रभाव है वो मेन क्षेत्र उनका वही है, पूर्णिया, कटिहार या किशनगंज जो भी कहा जाता है, उस क्षेत्र में पप्पू यादव का प्रभाव है। तो समीकरण 2020 से अलग हो सकते हैं। नहीं, समीकरण अलग हो सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक चीज़ और है कि बिहार में जो थोड़ा सा भूचाल आया जनसुराज की वजह से, वो भी तो कुछ इधर उधर वोट में हेर फेर तो करेगी अर्पित। हाँ, जनसुराज वोट में तो वोट एक तरह से वोट काटने का काम जरूर करेगी। अब वो किसकी तरफ किसका वोट काटते हैं, किसका वोटर विकास और उनके काम के मुद्दे को लेकर वोट देता है, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा अर्पित, ये तो खैर अपनी बात हो गई कि किस प्रकार से समीकरण अलग हैं इस बार के। लेकिन अब जहाँ तक हम बात करें कि पिछली बार सीमांचल से 5 विधायक एआईएमआईएम के जीते थे, इसमें से 4 आरजेडी में शामिल हो गए थे, 1 बचे थे अख्तरुर रहमान जो थे वो, क्योंकि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष थे, इस वजह से वो इस बार हमको जहाँ तक लग रहा है कि वो कहीं से चुनाव भी लड़ रहे हैं सीमांचल से। हाँ, तो अर्पित क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से एआईएमआईएम के 5 सीट निकालने के बावजूद भी इनडायरेक्टली फ़ायदा तो आरजेडी को मिल गया, इस बार एआईएम क्या प्रदर्शन करेगी? क्योंकि अभी सभी सीटों की बात करें तो 30 से लेकर के 50% तक वहाँ पे जो 4 ज़िले हैं वहाँ पर उनकी मुस्लिम की वोटर्स हैं। आपको क्या लग रहा है इसको लेकर के कि मुस्लिम इस बार क्या वास्तव में एआईएमआईएम को ही वोट देंगे, कांग्रेस में भी बटेंगे, आरजेडी में भी बटेंगे, एनडीए में भी बटेंगे, या जनसुराज में भी बटेंगे? तो थोड़ा सा बताइएगा परसेंटेज के हिसाब से आपका आकलन क्या कहता है? परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मेन जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला ज़िला है वो बांग्लादेश कॉरिडोर से सटा हुआ जो किशनगंज है। किशनगंज में लगभग 67% मुस्लिम आबादी है। वहाँ पे ज़्यादातर बांग्ला और उर्दू बोलने वाले लोग हैं। ये मतलब बिहार से अलग हट के बात कर रहा हूँ मैं, बिहार में ही है लेकिन भाषा के तौर पे वो बिहार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बांग्ला बोली जाती है। अच्छा। किशनगंज ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं। तो ये जो किशनगंज हो गया, पूर्णिया, ये सीमांचल जो है ना, ये सरकार तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि पिछली बार जो है महागठबंधन यहाँ से हारा था और इसी वजह से वो पिछड़ गया था 10-12 सीटों से। हाँ, मतलब तो वो आप ये जो 24 सीटें हैं ये वास्तव में सरकार तय करती हैं कि आखिर बनेगी किसकी? हाँ बिल्कुल, भूमिका बड़ी निभा सकती है सीमांचल की सीटें सरकार तय करने में। अर्पित, बात कर लेते हैं थोड़ा सा किशनगंज पे। किशनगंज इस बार बीजेपी की उम्मीदवार उतारी है स्वीटी सिंह को, और किशनगंज से ये देखा जा सकता है कि जहाँ पे 67% आबादी मुस्लिम की, मुझे लगता है कि पार्टियों को जातीय समीकरण के हिसाब से उतारना चाहिए। जैसे कि अभी बात कर रहे थे अमन से हम, और इनसे भी बात कर रहे थे, तो दोनों सीटों पे, अमन और आकाश से हमने बात किया, दोनों सीटों पर मुस्लिम के ही
कैंडिडेट उतरे गए हैं एनडीए से, तो उस प्रकार से किशनगंज में स्वीटी सिंह को ही क्यों उतारा गया? वो ऐसा होता है कि चलिए ठीक है, अगर इधर वोट काट लिए तो लेकिन हमारे जो वोट परसेंटेज है 67 में से, जो 100 में से 67 गए, 33% जो वोट हमारे हैं मुझे मिलेंगे ही। दरअसल ये है किशनगंज में पॉलिटिक्स जो इस समय चल रही है, एनडीए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है वहाँ पे विकास बनाम पहचान की, कि जो ये विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो केवल अपनी पहचान पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हम हैं, हमें ही वोट दे दो, हम इस धर्म से हैं इसलिए दे दो, और एनडीए नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि हम विकास किए, हमें विकास दे दो, विकास के नाम पे वोट दे दो। यही कारण है कि वो वहाँ से अलग उम्मीदवार हट के उतार रहे हैं, और ऐसा बहुत सारी जगहों पे देखा भी गया है, सक्सेस भी मिला है भाजपा को, चाहे यूपी में उपचुनाव को देख लें। जी अच्छा, तो अर्पित आखिरी सवाल हमारा रहेगा कि विकास बनाम आपने जो बोला है, विकास बनाम पहचान की बात की है, तो विकास बनाम विकास की बात तो जनसुराज करती है, तो इसका मतलब किशनगंज से सबसे भारी जनसुराज जो है एनडीए का नुकसान करेगा। जनसुराज जो है दोनों का नुकसान करेगा, ऐसा नहीं है किसी एक पार्टी विशेष का नुकसान करेगा। जनसुराज दोनों तरफ के वोट कटेंगे जनसुराज से, और जो AIM है वो बड़ी भूमिका निभा सकती है इस चीज़ में, क्योंकि उनके पास मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा जाएंगे, तो या तो वो एक आध सीट जीतेंगे, नहीं तो ज़्यादातर सीटों पे वोट काटेंगे वो। आपके हिसाब से क्या आकलन लग रहे हैं? पिछली बार तो एनडीए के 12 सीटें थी, इस बार क्या लग रहा है? क्योंकि सारी चीज़ें तो सेम हैं, जेडीयू भाजपा एक में ही है, कुछ कहा जा सकता है? पिछली बार से उलट नतीजे होंगे इस बार, क्योंकि पिछली बार पप्पू यादव AIM के साथ थे तो उनको ज़्यादा मजबूती मिली थी। हाँ। इस बार वो थोड़ा कमज़ोर होंगे, क्योंकि पिछली बार जो जीते हुए प्रत्याशी थे उसमें से भी लोग महागठबंधन के साथ हैं। अच्छा अर्पित, आज जिस प्रकार से वोटिंग है, 11 नवंबर है आज और वोटिंग चल रही है, तो क्या लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो फर्स्ट फेज में जितने वोटिंग थे 67.69% वोटिंग हुए थे, तो इसको लेकर के क्या कहा सकता है कि इस बार भी वोटिंग इतना ही ज़्यादा होगा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट फेज में 64.69% वोटिंग हुई, तो इसमें भी 60 प्लस तो जाएगा ही, जिस तरीके से रुझान देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो खैर ये तो वास्तव में 14 तारीख ही बताएगा कि आखिर क्या समीकरण कह रहे हैं, लेकिन अभी जो पत्रकार साथी पत्रकार बंधु हमारे हैं वो लगातार ये चीज़ें बता रहे हैं कि सीमांचल वास्तव में एक सत्ता तय करने वाली एरिया है, जगह है, सीमांचल के जो 4 ज़िले हैं। अब इसको लेकर के हमारे रोहित सर क्या सोचते हैं, हम चलेंगे उनसे बातचीत करने के लिए। मेन पेज फंसा है कि कल सेकेंड फेज की वोटिंग है, और जिस प्रकार से पहले फेज की बात की गई थी, लोग कह रहे थे कि वोटिंग बड़ी कम होगी, उल्टा हो गया। और दूसरी चीज़ ये निकल के आ रही है, जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं तब तब सत्ता बदली है। सेकेंड फेज की देखो, सेकंड फेज को लेकर के बात करता हूँ, ये जो आपने पॉइंट बताया कि जब तक वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तब तक सत्ता चेंज हुई है, उसको लेकर के बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेटा है। 90 के दशक में जब लालू सबसे पहली बार आए थे, अगर आप उस डेटा को गो थ्रू करोगे तो आपको पता चलेगा कि 62% के आसपास उस वक्त वोटिंग परसेंटेज हुआ था जब लालू आए थे। हाँ, 95 में भी यही हुआ, 62% के समथिंग था। मतलब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और वहाँ पे लालू आए। लेकिन 2005 में जब सबसे पहली बार नीतीश आए थे बिहार में, तब 46% वोट परसेंटेज था। इसका मतलब जब कम हुआ तो नीतीश आए, उसके बाद वो रिपीट हुआ सडनली। लेकिन इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पेंच है। पेंच ये है कि 2010 से लेकर के 2020 तक लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन महागठबंधन रिपीट नहीं हो पाया। तो इन अ वे वो डेटा तो सही लग रहा है हमको देखने में कि जब जब वो वोट ऊपर नीचे वोटिंग परसेंटेज होता है तो उसका एक उलटफेर देखने को मिलता है। लेकिन बिहार के केस में ये पेंच भी है कि 90 के दशक से हमने देखा यहाँ तक 95 और 2000 तक कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो लालू आए, लेकिन 2005 के बाद जब वोटिंग परसेंटेज घटा तो नीतीश आए। लेकिन 2010 से लेकर 2020 तक लगातार परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन ये लोग नहीं आ पाए। तो ये हमको 14 तारीख को पता चल पाएगा। पहले इसका सवाल का जवाब। दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो आपसे भी अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, कि जो सेकेंड फेज़ है उसको ऐसे समझना चाहिए कि 20 ज़िले हैं, 122 सीटें हैं, 1302 के आसपास कैंडिडेट्स हैं इसमें, और लगभग 3 करोड़ 70 लाख मतदाता हैं।
अब अगर हम पिछले चुनाव के इसके ऊपर चले जाते हैं डेटा के ऊपर, तो इसमें हमें समझ में आता है कि मोटा माटी 66 सीटें, 65-66 सीटें महागठबंधन लेके गया था और 49 सीटें जो थी वो एनडीए के पास थी। अब इस बार देखना पड़ेगा कि क्या होगा। जैसे ही आप सीमांचल का आप सवाल पूछेंगे ज़रूर मेरे से कि सीमांचल का क्या बिल्कुल सर, वही तो सत्ता तय करती है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अब वो पूर्णिया प्रमंडल के अंदर आते हैं। हाँ, जैसे अपनी थोड़ी देर पहले बात ही हो रही थी कि आपने मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा डेटा बताया था। हाँ, तो वो डेटा अपने आप में बहुत सारे सवालों के जवाब देता है। वो डेटा क्या कह रहा था? डेटा ये कह रहा था कि जो लास्ट जो रिजल्ट्स हम लोग देख रहे थे, 24 सीटें होती हैं इसके अंदर, 24 में से 12 सीटें जो है वो एनडीए के पास थी, 7 सीटें महागठबंधन के पास थी और 5 सीटों पे कौन आया था? ओवैसी, AIMIM। ये 2020 में, ये 2020 की बात हो रही है। अब थोड़ा सा और पीछे चले जाइए 15 में, सेम इसका उल्टा हो जाता है। 17 सीटों पे महागठबंधन है और उसके पीछे चले जाइए 2010 में तो 17 सीटों पर एनडीए है। तो 12 सीटों पे, 10 में 12 पे, 17 पे 17 सीटों पे 2010 में एनडीए है और 17 सीटों पे 2015 में महागठबंधन। हाँ, और फिर 12 सीटों पे ये जो 2020 वाला है इसमें एनडीए है। तो एक पैटर्न हमें समझ में आता है कि एक बार ये एनडीए, फिर एक बार महागठबंधन, फिर एक बार एनडीए। तो अब इसके पैटर्न के हिसाब से तो ये उल्टा होते हुए दिखाई दे रहा है कि भाई महागठबंधन लीड लेगा, लेकिन इस लीड के साथ मामला फंस रहा है AIMIM का, क्योंकि जो चारों सीट्स हैं पूर्णिया प्रमंडल की, ये मुस्लिम बहुल वोटर भी है अपने आप में, अगर आप देखें। बिल्कुल। और AIMIM ने जिस तरीके से 5 सीटों पे पहले से कब्जा करके रखा है, तो अगर वो फुल फ्लेजेड इसके ऊपर फोकस्ड रहेगा इस बार, और अगर वहाँ से सीट बढ़ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि इक्वेशंस किस तरीके से किस दिशा में बैठेंगे। तो 14 तारीख का जो रहेगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला रहने वाला है। और इस वक्त जो 122 जो सीटें हैं उसमें कौन किसकी कितनी सीटें लूट ले जाता है, असल खेल उसका रहेगा जो देखना सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा। बिल्कुल। तो मतलब आप ये मानते हैं कि सीमांचल साइड में जो है इस बार खेल होगा, बिल्कुल। और असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी जहाँ एक तरफ उतरी वहीं जनसुराज भी उतरी है, इसको नहीं भूलना है सर। जनसुराज है, अगर असाउद्दीन ओवैसी मुस्लिम और यादव का समीकरण बिगाड़ेंगे तो प्रशांत किशोर ये सवर्ण और बाकी जदयू और भाजपा का तो खराबी करेंगे ना सर। लेकिन ये देखने वाली बात होगी। मतलब 2000 अगर हम लास्ट वाला इलेक्शन देखें तो हमें AIMIM का समझ में आ रहा है। अब जनसुराज कितना क्या इम्पैक्ट कर पाती है, देखिए दोनों तरफ की बात है। एक तरफ का हिस्सा ये कहता है कि शायद उतना बड़ा इम्पैक्ट ना क्रिएट कर पाए, और दूसरा ये भी हो सकता है कि क्योंकि देखिए वोटिंग जो हो रही है ये वोटिंग 2 ही चीज़ों से हो सकती है। मतलब जितना नंबर ऑफ अपन परसेंटेज देख रहे हैं कि 64 तक निकल गया पूरा पिछले वाले में, या तो सरकार से लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं तो वोट दे रहे हैं, या फिर इतना भयंकर तौर पे गुस्सा है कि वो पलटना चाहते हैं सरकार। नहीं, एक चीज़ और देख सकते हैं सर, SIR अभी हुआ बीच में तो लगभग 65 लाख वोटरों का नाम भी काटा गया, तो हो सकता है वो निष्क्रिय वोटर्स रहे हों, उस वजह से परसेंटेज में गिरावट आ रही हो। इसमें एक और मामला ये भी हो सकता है ना कि वो जो प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि भाई वो नीतीश को भी नहीं चाहते, तेजस्वी को भी नहीं चाहते, हो सकता है कि कुछ नए ही डिफरेंट चाह रहे हो। तो हो सकता है हमारा जो एनालिसिस है, हम जो इम्पैक्ट्स बता रहे हैं कि यार ऐसा हुआ था, क्योंकि हम तो पिछला देख करके पिछले के हिसाब से बता रहे हैं ना, ग्राउंड पे काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी है। हो सकता है कि बिहार का जो वोटर है वो चाह रहा हो कि यार चलो इस बार फौरा चेंज करके देखें। 14 तारीख को असली समझ में आएगा, और आज जो हमारी वोटिंग हो रही है इसमें हमको और शाम तक क्लैरिटी मिलेगी कि कितना परसेंटेज है। तो लगातार हमारी ये तहकीकात जारी है कि आखिर उस सीमांचल के 24 सीटों पर काबिज कौन करेगा, और उसको लेकर के हम आ पहुँचे हमारे सर हैं स्वाधीन सर। पहले तो आप देख ही रहे हैं आज वोटिंग हो रहा है, और जिस प्रकार से पहले फेज की वोटिंग देखी गई 64.69% हुए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी की लहर है, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड्स देखे गए, जब वोटिंग परसेंटेज कम हुई तब जदयू आई, और जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तब महागठबंधन आई। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और वास्तव में पिछले रिकॉर्ड्स हमने उठा करके रिसर्च करके देखे तो सर पिछली सीटों में ऐसा पता चला कि अगर इन 24 सीटों पर यानी सीमांचल की सीटों पर अगर महागठबंधन काबिज कर ली होती तो आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के पद पर बैठे होते। नहीं हो पाया। इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा फैक्टर चेंज है, 2020 से अलग है। 20 में AIMIM 5 सीटें निकाली, जिसमें 4 विधायक इनके RJD में चले गए थे। इस बार जनसुराज भी है, तो अगर AIMIM इनकी मुस्लिम फैक्टर और यादव फैक्टर बिगाड़ेगी तो जनसुराज इनकी NDA को वोटर्स काटेगी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि सीमांचल का ये जो पूरा कंट्रोवर्शियल इलाका था, 30 से
जो 60-65% मुस्लिम बहुल इलाके हैं, इनको लेकर के काफ़ी चर्चा है कि इस बार जो है जनसुराज और ओवैसी मिल करके ये समीकरण पूरा ख़राब कर दिए हैं। तो थोड़ा सा सर इस पर हम बातचीत करना चाहेंगे आपसे। तो क्या लग रहा है सर कि ये जो 24 सीटें हैं, इस पर वास्तव में समीकरण क्या कहते हैं, किसके हाथ में जाने वाला है? पीयूष, अगर सीमांचल की बात करें तो उसके पहले आप पूरे बिहार को देखिए। आप जो कह रहे हैं कि महागठबंधन सत्ता में आती रहती है जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर आप इसको लार्जर इम्पैक्ट में और देश के स्तर पे देखेंगे तो ये माना जाता रहा है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, और वो भी खासतौर पे शहरी क्षेत्रों में, तो वो परसेंटेज बढ़ता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल की अगर आप बात करते हैं तो कांग्रेस इतनी बड़ी, माफी के साथ, लेकिन कांग्रेस का वर्तमान परिदृश्य इतना बड़ा नहीं है कि कांग्रेस अकेले अपने दम पे या बड़े भाई की भूमिका में बिहार में सत्ता में आने जा रही है। ये हम सभी मानते हैं, जानते हैं। तो इसमें दूसरा कौन है? दूसरा है बीजेपी। तो ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत। वजह थोड़ा सा ग्राउंड पे अगर आप देखें तो सेंट्रल में भी पावर में है, मोदी सरकार है, बिहार में भी वो पावर में है, और बीते 3 से 4 महीनों के अंदर जिस तरीके से ट्रेनों की आवाजाही, ट्रेनों का ट्रांसपोर्टेशन नंबर्स बढ़ाए गए, और जब हम बिहार में गए थे कवरेज करने तो आपको भी याद होगा, लोगों ने ये कहा था और सोशल मीडिया पे भी देखा गया कि हर बार की तुलना में इस बार ट्रेनों का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हुआ है। बिहार में शहरी क्षेत्र कम है लेकिन ग्रामीण ज़्यादा है, और दीघा में बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज हाँ, ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है। तो ये पैटर्न मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने अपने उस पैटर्न को थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे बढ़ाया है और ग्रामीण क्षेत्र में किया है कि ग्रामीण मतदाताओं को बीजेपी ने ज्यादा सुविधा और सलाहियत दी है कि, तो मुझे जो लग रहा है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए शुभ संकेत है। ठीक है, आरजेडी के लिए, आरजेडी की जब बात आप करते हैं तो लगभग 36% से ऊपर उनके पास उनके सेट पैटर्न माने जाते हैं। आपका यादव हो गए, मोई समीकरण में यादव हो गए आपके, और आपके हो गए मुस्लिम। अब मुस्लिम की जब बात आती है तो सीमांचल की भी आती है। ये सीमांचल में ये थोड़ा समझने की जरूरत है, ये सीमांचल वो क्षेत्र नहीं है जो कहीं ना कहीं हिंदू डोमिनेटेड आता है। ये नेपाल का बॉर्डर नहीं लगता, ये बंगाल का बॉर्डर लगता है। बिल्कुल, किशनगंज वगैरह, किशनगंज है, अररिया है, सुपौल है, बाकी जो जिले हैं ये आते हैं। और आपने खुद ही कहा अपनी बातचीत में कि ओवैसी ने पिछली बार जीत दर्ज की थी, उनके 4 विधायक जीत के आए थे। लेकिन सर वहां पर एक एक्सेप्शन है, उस वक्त ओवैसी के साथ पप्पू यादव थे, लेकिन इस बार पप्पू यादव कांग्रेस के साथ है। पप्पू यादव का फैक्टर मुझे नहीं लगता कि पिछली बार उतना काम कर गया था। ठीक है, क्योंकि पप्पू यादव व्यक्तिगत तौर पे जो उनका प्रभाव देखा सुना समझा जाता है वो बहुत ज्यादा है, तो वो उनकी क्षेत्र गृह जनपद पूर्णिया में है। बाकी क्षेत्रों में उतना एक्स फैक्टर पप्पू यादव बनते नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं क्रेडिट मैं सीधे असदुद्दीन ओवैसी को देना चाहूंगा। सर एक आखिरी सवाल आपसे है कि बिहार को लेकर के जब चर्चा होती थी, सीमांचल साइड हम जाते थे तो शहाबुद्दीन की चर्चा होती थी, और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा इस बार चुनावी मैदान में है। शहाबुद्दीन कितने बड़े फैक्टर हैं सीमांचल को लेकर के? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये, क्या इस बार ये फैक्टर वास्तव में कांग्रेस या महागठबंधन के लिए कितना कारगर होगा? देखिए, जो दोनों नाम आपने लिए, पहले आपने पप्पू यादव का लिया और आपने शहाबुद्दीन का लिया। शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन की विरासत को जो संभाल रहे हैं ओसामा और शहाबुद्दीन की वाइफ और ओसामा की माँ, ये सिवान में तो हैं। मैं आपको लगभग बीते 3 से 4 सालों का अनुभव बता रहा हूँ। सिवान में आज भी शहाबुद्दीन एक बड़ा फैक्टर है और उनकी विरासत संभालने वाले हैं। मतलब आज भी वहाँ पे साहब की चलती है, आज भी वहाँ पे साहब के बारे में बोला जाता है, आज भी वहाँ पे जो लोकल यूट्यूबर्स और मीडिया हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि सोशल मीडिया के कंपेयर में कहूँ तो जो मिलियंस के सब्सक्राइबर वाले मीडिया हाउसेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ साहब की ही खबरें दिखाना चाहते हैं। ये भी आप जान लीजिए। तो भाई देखिए, साहब की भी बात हो गई और साहबजादे की बात हो गई और मुस्लिम की बात हो गई, सीमांचल की बात हो गई, बिहार चुनाव की बात हो गई। आज वोटिंग परसेंटेज कितना रहेगा ये मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूँगा। और हाँ, हर एक अपडेट के लिए आप भी बने रहिए नव भारत लाइव के साथ।